चलो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केस स्टडी डाइजेस्ट का एपिसोड नंबर 3। 2 एपिसोड ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। और उसमें मैंने आई थिंक 12-13 क्वेश्चन कराया, ठीक है। अभी हम लोग आगे के जो क्वेश्चन है इसमें कंटिन्यू करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 42 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। केस स्टडी डाइजेस्ट में CSD में आपको मिल जाएगा, ठीक है। मिस्टर वेंकटेश हु रिसेंटली ज्वाइंड द तिरुपति कास्टिंग एंड फोर्थ लिमिटेड TCFL, ये कंपनी का नाम है, एज असिस्टेंट मैनेजर इन द मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिवीजन is collecting, estimating and arranging the information required for make versus buy decision and pricing decision, using which chief management accountant can consider the best way to go while taking uncertainties into account and advise the management accordingly, ठीक है। अभी देखो ये सब तुमको ज्ञान की बातें दी थी, आगे बढ़ते काम की चीज यहाँ पे नहीं थी। पहले तो इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते, रिक्वायरमेंट में क्या पूछ रहा है। कमेंट हाउ TCFL शुड रिस्पॉन्ड टू द प्रपोजल ऑफ ई रिटेल प्लेटफॉर्म रिगार्डिंग प्रोडक्ट Y29 के बारे में बोल रहे हैं कि कुछ तो ई रिटेल प्लेटफॉर्म से क्या तुमको ऑफर आएगा, देखते क्या उसका देखना पड़ेगा क्या है क्या नहीं। ऐसे सेंसिटिविटी ऑफ सच डिवीजन, ठीक है, चेक करते। कमेंट ऑन द मेक और बाय डिसीजन देखना रिगार्डिंग कौन सा प्रोडक्ट X104 एंड इसका भी सेंसिटिविटी चेक करना, फिर बताना कि सेंसिटिविटी एनालिसिस कंसीडर पार्शियल अनसर्टेनिटी, ये बताओ ये बात सही कि नहीं, ठीक है, एलिसिडेट करना। आगे चलो पढ़ते हैं। X104 के बारे में पढ़ लेते हैं। बालाजी इंटरप्राइज रेडी टू डिलीवर प्रोडक्ट X104, ये प्रोडक्ट का नाम है। ये बालाजी इंटरप्राइज कोई कंपनी होगी, ठीक है, वो हमको डिलीवर कर रही है ये प्रोडक्ट सेमी फर्निश्ड स्टेट में, मतलब आधा कोना बना हुआ है, ठीक है, पूरा नहीं बना हुआ। 40 रुपए में दे रही है फॉर 40 अंडर कंटिन्यू सप्लाई एग्रीमेंट, ठीक है, रेगुलर देगी, ऐसा कोई नहीं कि कभी एग्रीमेंट तोड़ देगी, ठीक है। TCFL इंसिस्ट ऑन इंसर्टिंग स्टेबल प्राइस clause in the supply agreement to which BE responds that variation will be passed on TCFL finally। मतलब क्या बोला कि अगर फ्यूचर में अगर कुछ चेंजेस होता है प्राइस में तो वो हम लोग TCFL आपको ही पास ऑन करेंगे, मतलब आज 40 में दे रहा है, ऐसा नहीं कि आगे भी 40 में देंगे, ठीक है, ऐसा करने का बोल रहे हैं। फाइनली इट वाज डिसाइडेड if the agreement entered then the price which is currently 40 shall be subject to critical after each quarter review, ठीक है। मतलब एग्रीमेंट तो आज करेंगे 40 रुपए, आज चल रहा है, आज 40 रुपए नहीं है, फ्यूचर में जाकर बढ़ा भी सकते हैं, कुछ भरोसा है नहीं, ठीक है। आ जाओ Y20, अच्छा X104 का बारे में बोल दिया। अब X104 के नीचे और इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। X104 का दिया कि इन हाउस अगर प्रोडक्शन करता है, घर पे बनाते हैं, तो क्या बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस 115 में बेच सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट लगेगा 73 और डीजल ले रहे तो हम लोग फिक्स कॉस्ट को इग्नोर करेंगे, क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट वैसे क्यों ना ऐसे क्यों ना, किसी का आने वैसे अगर वो अलग से हो रहा है तो अलग बात है, ठीक है, हम लोग कंपेयर करना है। आगे देखते हैं। अगर हम BE मतलब बालाजी इंटरप्राइज से अगर खरीदते हैं, देयर आफ्टर फर्निशिंग द रीलेबलिंग एट TCFL, वापस से उसको क्या करना पड़ेगा, आधा कोना बनाने का पूरा बनाना पड़ेगा। तो क्या बोल रहा है, हम 112 में बेच सकते हैं उस प्रोडक्ट को 115 की जगह पर, और वेरिएबल कॉस्ट कितना लगेगा 25 रुपीज, फिक्स कॉस्ट वापस से इग्नोर किया जाएगा। एंड एक्सटर्नल परचेज को देखो ना, फिक्स कॉस्ट यहाँ भी तो इग्नोर करेंगे ना, क्या करोगे लेके डिजिटल के टाइम पे। और एक्सटर्नल परचेज कॉस्ट मतलब वो 40 रुपए में दे रहा था ना, वो यहाँ पे लिखा है 40 रुपए में हमको वहां से मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे लिखा था ना, देखो बी हमको कितने में देगा, 40 रुपए में देगा प्रोडक्ट, ठीक है, तो इतना होगा। आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है, देखो यहाँ वेरिएबल कॉस्ट 73 से 25 हो गया, कम हो गया, क्यों? क्योंकि वो हम डायरेक्ट यहाँ पे बना प्रोडक्ट ले रहे आधा बोना, और फिर थोड़ा सा और उसमें मतलब थोड़ा सा और काम करके उसको फीचर मतलब 112 में 112 रुपए में बेच देंगे, ठीक है। अब आगे देखो क्या लिखा है कि हमको खरीदना चाहिए कि क्या करना चाहिए। अभी देखो सिंपल, मैं आपको डिसीजन लेने के टाइम में मैंने कैसा बताएगा कि अगर पहले आप लोग कंट्रीब्यूशन निकालो, कंट्रीब्यूशन यहाँ पे ज्यादा है वो अच्छी चीज है, ठीक है, अगर कंट्रीब्यूशन बनाने में ज्यादा आ रहा है तो वो अच्छा है, कंट्रीब्यूशन अगर बाहर से खरीदने में ज्यादा आ रहा है तो वो अच्छा है। फीस कॉस्ट क्यों नहीं लेंगे, फीस कॉस्ट कैसे लेता है, मैं तुमको कितना बताऊं। अगर देखो अगर आप लोग डायरेक्ट लेक्चर देख रहे हो तो समझेगा नहीं, पता नहीं मेरे को समझेगा कि नहीं समझेगा, लेकिन देखो अगर डिसीजन मेकिंग का ये सब लेक्चर अगर देख चुके ऑलरेडी यूट्यूब पे सब कुछ फ्री में पढ़ा हुआ है, ठीक है, अगर वहां से देख चुके हो तो फिर ये चीजें बहुत फटाफट और अच्छे समझ में आएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। लेकिन फिर यहाँ पे मैं बताता हूँ, क्या बताता हूँ, देखो इधर पे अगर फिक्स कॉस्ट, देखो फिक्स कॉस्ट को क्यों इग्नोर किया है, समझ लो ऐसा मैंने एग्जांपल दिया था कि समझ लो समझ लो आपने एक बिजनेस खोला, ठीक है, बिजनेस खोला और आपने कुछ रेंट का ये सब आपका खर्चा हो रहा है, ठीक है, फीस कॉस्ट का खर्चा हो गया, ठीक है। अब आप सामान बेच रहे हो, अब जब आप सामान बेच रहे हो तो जो सामान बेच रहे हो वो सामान बिकेगा तो तुमको रेवेन्यू जनरेट होगा, बराबर, इतना समझ में आता है, यस सर समझ में आता है। और सामान नहीं बिकेगा तो रेवेन्यू नहीं जनरेट होगा, ये भी समझ में आता है सर। लेकिन सामान बिके या ना बिके तो भी तुम्हारा 15,000 का लॉस जो है, तुम्हारा 15,000 का रेंट जा रहा है, एवरी मंथ जो जा रहा है रेंट, वो रेंट का जो खर्चा है फिक्स कॉस्ट है, वो तुम्हारे सामान के बिकने और ना बिकने से लेना देना है क्या, उसका कुछ नहीं ना, वो तो खर्चा होएगा ही, हर मंथ होना ही है ना। तो सामान बिके या ना बिके तो भी वो खर्चा होना ही है, तो उसको इररिलेवेंट ले लो ना, वो डिसीजन लेने के टाइम पे कैसे काम में आ सकता है, नहीं आएगा तुम्हारे काम में। हाँ, अगर
कोई स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट लग रहा है, मतलब ये सामान जो मैं बेच रहा हूँ उसको बनाने के लिए अलग से मेरे को एक मोल्ड है, कुछ भी खरीदना पड़ रहा है, मशीनरी खरीदनी पड़ रही है, तो ऐसा कोई फिक्स कॉस्ट है जो स्पेसिफिकली उस प्रोडक्ट से रिलेटेड है, उसको बनाने के लिए हो रहा है, तो वो फिक्स कॉस्ट लेंगे। स्पेसिफिक फिक्स को मतलब मैं सिंपल बताता, अगर किसी के आने की वजह से कोई अलग से खर्चा हो रहा है तो वो मैं खर्चा लूंगा। कोई वो आए ना आए, ये खर्चा मेरे से पड़ा हुआ है तो मैं क्यों लूंगा उसको, नहीं लूंगा ना, सिंपल सी बात है। चलो अभी आ जाओ यहाँ पे देखो, तो पहला मैं कर रहा हूँ कौन सा, पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन नंबर 2 कर दे रहा हूँ, ठीक है। बी कौन सा, X10 बाहर से खरीदना चाहिए, मेक करना चाहिए, बाय करना चाहिए, ठीक है। तो देखो इन हाउस प्रोडक्शन अगर मैं करूंगा, तो अगर मैं इन हाउस कर रहा हूँ, इन हाउस कर रहा हूँ, तो सेलिंग प्राइस मेरा क्या है बताओ, सेलिंग प्राइस 115, ठीक है। और मेरा वेरिएबल कॉस्ट क्या लग रहा है, देखो वेरिएबल 73 रुपीज लग रहा है। फीस कॉस्ट में लू क्या, किसने बोला लू, अरे तुम लोग को दिमाग में समझ में नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, नहीं लेने का ना। चलो 115 माइनस 73 कितना आ रहा है बेनिफिट बताओ, 42 रुपीज। 115 माइनस 73 कितना बेनिफिट आ रहा है, 42 आ रहा है, हाँ 42 ही आ रहा है, ठीक है। अब मैं बाहर से लेता हूँ, अगर बाय कर रहा हूँ, तो बाय कर रहा हूँ तो सेलिंग प्राइस क्या है मुझे बताओ, सेलिंग प्राइस तो 112 रुपीज है, ठीक है 112। और वेरिएबल कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट देखो 25, और बाहर से खरीदोगे बिना कितने रुपए में खरीदोगे, अपॉर्चुनिटी ये एक्चुअल परचेस कॉस्ट 40 रुपया ना, तो यहाँ पे करो परचेस कॉस्ट 40 रुपया, ठीक है। तो ये सब लेस करो, कॉन्ट्रीब्यूशन बताओ फटाफट, 112 माइनस 25 माइनस 40 कितना आ रहा है, 47 आ रहा है, ठीक है। तो क्या बोलते हो बताओ, आप लोग क्या बोलते हो, कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे जाता है कि यहाँ पे जाता है बताओ, यहाँ पे जाता है ना 47, तो क्या करना चाहिए, खरीदना चाहिए या घर पे बनाना चाहिए, खरीदना चाहिए। खरीद के ये जो भी यूनिट है वो खरीद के थोड़ा सा उसके ऊपर क्या करो, फर्निशिंग वर्निशिंग करने का उसको बेच दो, ठीक है, क्योंकि वहां पे कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा है। अब आगे क्या बोला कि assess the sensitivity of such a decision to external purchase price, ठीक है। एक्सटर्नल परचेस प्राइस के बेसिस पे बताओ कि तुमको कैसे एनालिसिस करो, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ 42 रुपीज का क्या है तुम्हारा कॉन्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 47 है, कितना डिफरेंस है 5 रुपए। अगर वो परचेस प्राइस 40 से 45 कर देंगे, अगर वो परचेस प्राइस 40 से 45 कर दे मतलब 5 रुपए से बढ़ा देंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 45 हो जाएगा, यहाँ 25, यहाँ 112, तो बेनिफिट कितना होगा 42 ही होगा, समझ में आ रहा है। तो बेनिफिट जो है वो तुम्हारा कॉन्ट्रीब्यूशन 42 ही रहेगा, यहाँ पे भी 42। तो मुझे बताओ अगर परचेस प्राइस कितना से बढ़ा देगा तो मेरा डिसीजन चेंज हो जाएगा, मेरा सेंसिटिविटी एनालिसिस बता रहा हूँ मैं, एनालिसिस करोगे कितने से, ऑन द बेसिस ऑफ बोला ना, क्या किस बेसिस पे, एक्चुअल परचेस प्राइस के बेसिस पे डिसीजन बताओ, सेंसिटिविटी बताओ, ठीक है। तो 40 से अगर वो 45 कर देता, क्यों मैंने 5 रुपए क्यों ऐड किया, क्योंकि 5 रुपए का डिफरेंस है, कॉन्ट्रीब्यूशन में कितना एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ, 42 से 40 से 5 रुपए कमा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर क्योंकि देखो वेरिएबल कॉस्ट में हिलना नहीं, 25 का 25 रुपया हिलना, लेकिन वो उसने प्राइस बढ़ा दिया, वो बोल रहा है फ्यूचर में प्राइस बढ़ा देगा, तो अगर उसने 40 से 45 कर दिया मतलब कितना रुपीज बढ़ाया, 5 रुपए बढ़ाया, बेस क्या था 40 के ऊपर 5 रुपए बढ़ा, मतलब कितना परसेंट बढ़ा दिया बताओ। अगर उसने 5 रुपए बढ़ा दिया 40 के ऊपर तो कितना परसेंट बढ़ा दिया, 12.5%। तो अगर वो 12.5% से इंक्रीज करता है अपना प्राइस, 12.5% से अपना प्राइस इंक्रीज करता है, तो मेरा जो डिसीजन है वो चेंज हो सकता है, तो मेरा डिसीजन जो है वो चेंज हो सकता है। क्यों सर चेंज हो सकता है, क्योंकि देखो अगर वो प्राइस 12.5% से बढ़ा दिया मतलब 40 प्लस 12.5% मतलब 45 कर दिया, तो भी मेरा कंट्रीब्यूशन 42 ही आएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ी देर जाऊंगा उधर से, मैं ऐसे भी मेरा इन हाउस प्रोडक्शन भी 42 आ रहा है, तो मैं इन हाउस प्रोडक्शन करूंगा। समझ में आई बात, ये बोलते इसको बोलते हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस, ठीक है। 12.5% इज माय ब्रेक इवन, अगर 12.5% से ऊपर अगर वो प्राइस को बढ़ा देता है तो मेरे लिए बेनिफिशियल ये रहेगा कि मैं अपने घर पे बनाऊं, इसके इधर पे ना बनाऊं, ठीक है। 40 से 45 कर दिया, 46 कर दिया, 47 कर दिया, 48 कर दिया, तो मैं क्या करूंगा, दिस इज माय ब्रेक इवन पॉइंट 12.5%, दिस इज माय सेंसिटिविटी एनालिसिस, ठीक है। अब आ जाओ फर्स्ट वाले पार्ट पे। फर्स्ट वाला पार्ट क्या बोल रहा है, TCFL को क्या पूछ रहा है, शुड रिस्पॉन्ड टू द प्रपोजल ऑफ द ई रिटेल प्लेटफॉर्म रिगार्डिंग प्रोडक्ट Y29 एंड असेस द सेंसिटिविटी ऑफ सच डिसीजन। अब देखो Y29 के बारे में पढ़ा नहीं पढ़ा, अभी पढ़ते। TCFL इज प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट Y29, TCFL जो है ये जो ऊपर वाली कंपनी जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, वेंकटेश जिसमें ज्वाइन किया है TCFL में, क्या बोल रहा है, फुल कैपेसिटी पे काम कर रहा है, मतलब 100 का 100% मार्केट में बेच सकता है, इसको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब इसका कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं जो नहीं बिकेगा, ये बेच सकता है अपने बल पे पूरा का पूरा प्रोडक्ट। एंड एबल टू सेल, देखो इंग्लिश में आगे लिख दिया, एंड एबल टू सेल द इंटायर प्रोडक्शन थ्रू अ नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ये बेच सकता है, एंड थ्रू रिटेलर्स in those areas where there is no distributor appointed। बोल रहा है कि थ्रू रिटेलर्स के थ्रू भी बेच सकता है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू भी बेच सकता है। आगे बढ़ते हैं, TCFL कॉन्टेक्टेड बाय एन ई रिटेल प्लेटफॉर्म, ई रिटेल प्लेटफॉर्म मतलब क्या होता है, फ्लिपकार्ट, अमेजन, यही सब, ठीक है। ये भी हो गया।
स्नैपडील हो गया जो बंद मतलब बहुत नीचे गिर चुका है। अब ये सारे जो ई प्लेटफॉर्म है ये कॉन्टेक्ट किए किसको, टीसीएफएल को। और क्या बोलते हैं आगे देखो, प्रपोजल दिए, एक प्रपोजल दिए, क्या दिए, वेयर इन द प्लेटफॉर्म शोज इंटरेस्ट इन ऑफरिंग द प्रोडक्ट Y29 टू इट्स कस्टमर। ये बोलता है कि हम अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू आपका प्रोडक्ट बेचेंगे, टेंशन क्यों लेते हो, हम हमारे बहुत सारे कस्टमर, ऐसा है बोल रहा है, मेंबर्स एंड सब्सक्राइबर्स है इनके। जैसे फ्लिपकार्ट पे आप लोग माल खरीदते हो, सामान खरीदते हो वहां पे से, तो वहां से जब सामान खरीदते हो तो आप लोग उनके मेंबर हो गए फ्लिपकार्ट के, वैसे इनके बहुत सारे सब्सक्राइबर, ऐसा बोल रहा है। ई रिटेल प्लेटफॉर्म हैज टू टाइप्स ऑफ कस्टमर, बोल रहा है हमारे पास ना दो टाइप्स ऑफ कस्टमर होते हैं। जैसे देखो फ्लिपकार्ट में तुम्हारे पास यहाँ पे गोल्ड कस्टमर वो कस्टमर, जैसे अलग अलग तरह के कस्टमर होते हैं, इनके भी अलग अलग तरह के कस्टमर है। एक प्लस कैटेगरी एंड अदर्स, दो कैटेगरी के लोग, इनके प्लस कैटेगरी एंड अदर्स। The e-retail platform will charge 1300 from plus category and 1350 from other। मेरे को क्या लेने देना ई कैटेगरी, तुम ई प्लेटफॉर्म तुम किससे क्या चार्ज करो, मेरे को कुछ लेने देना नहीं, मेरे को कितना दे रहे हो वो बताओ। मैं ई प्लेटफॉर्म वाले को अपना माल बेचूंगा, ठीक है, वो आगे जाके अपने कस्टमर को बेचेगा। मुझे क्या चाहिए, ई प्लेटफॉर्म मुझे कितना पैसा दे रहा है वो मुझे चाहिए, तुम तुम्हारे कस्टमर से कितना चार्ज करो, आई डोंट केयर, ठीक है। आगे बढ़ो, फ्रॉम अदर्स, ई रिटेल प्लेटफॉर्म हैज द पॉलिसी टू कीप, यहाँ पे बात करो ना, आगे ई प्लेटफॉर्म हैज द पॉलिसी टू कीप मार्जिन टू मीट इट्स कॉस्ट एंड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 8.33%, 12.5% ऑफ द प्रोक्योरमेंट कॉस्ट फॉर द सेल मेड टू प्लस कैटेगरी एंड अदर कस्टमर। देखो क्या बोल रहे हैं, बहुत स्पीड में जाएंगे हम लोग। प्लस कैटेगरी वाले से कितना परसेंट कमा रहा है वो, 8.33% ऑन प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। अच्छा, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट मतलब परचेज कॉस्ट किसका, ई रिटेल प्लेटफॉर्म का। ई रिटेल प्लेटफॉर्म का जो परचेज कॉस्ट है वही तो हमारा सेलिंग कॉस्ट है, समझ में आ रहा है। मैं ई रिटेल प्लेटफॉर्म को बेचूंगा बराबर, और वो अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू आगे कस्टमर को बेचेगा, तो मैं जो बेचूंगा वो उसका परचेज प्राइस होगा, उसके ऊपर वो 8.33% कमाएगा, आगे कस्टमर को बेच देगा उसके, खत्म, बात खत्म, समझ में आ गया। आगे चल पड़ते and other customer respectively. In the proposal, the e-retail platform also Maharashtra states also states the price which it can pay to TCFL according to requirement stated above, ठीक है। अब आ जाओ आगे पढ़ते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं फर्स्ट वाला। इसमें देखो सिंपल सी एक बात है, देखो यहाँ पे ई रिटेल प्लेटफॉर्म है, ये आगे कस्टमर को बेचेगा, इतना बात समझ में आता है, और मैं इनको बेचूंगा, मैं कौन, TCFL, ठीक है, मैं इनको बेचूंगा, ये आगे कस्टमर को बेचेगा। ये जो है ये अभी यहाँ पे देखो इंग्लिश में यहाँ पे लिखा था, ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे देखो ई रिटेल प्लेटफॉर्म, जो ई रिटेल प्लेटफॉर्म विल चार्ज 1300 फ्रॉम प्लस कैटेगरी एंड 1350 फ्रॉम अदर्स कैटेगरी, ठीक है। तो ई रिटेल प्लेटफॉर्म को दो तरह के कस्टमर है, दो कस्टमर, एक प्लस एक अदर। इनसे कितना रुपया ले रहा है, प्लस वाले से कितना ले रहा है, 1300 दे रहा है, और इनसे कितना ले रहा है, 1350, किधर चला, 1300 एंड अदर से प्लस कैटेगरी एंड अदर से 1350, ठीक है, 1350 अदर्स लोग से ले रहा है, ठीक है। इतना समझ में आता है बात तो बोलो, इतना समझ में आता है। 1300 में प्लस कैटेगरी से ले रहा हूँ, 1350 में अदर से ले रहा हूँ, क्यों, अदर से प्लस कैटेगरी वाले ने ज्यादा पैसा दिया होगा इनको, हो सकता है ना, ऐसा ही होता है, और क्या होता है। आगे बढ़ो, हैज द पॉलिसी, आगे बोलो, ई रिटेल प्लेटफॉर्म हैज द पॉलिसी टू कीप अ मार्जिन टू मीट इट्स cost and earn a profit of 8.33% and 12.5% on a procurement cost, on a procurement cost, procurement cost के ऊपर प्रॉफिट मार रहे हैं, ठीक है। प्रोक्योरमेंट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करेंगे तो आ जाएगा सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, ठीक है। इतने बात समझ में आती है। आगे, फॉर द सेल मेड टू प्लस कैटेगरी एंड अदर, मतलब प्लस वाले से कितना 8.33% और अदर वाले से कितना 12.5% ले रहा है। अभी देखो इधर पे आओ, इधर पे आओ, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मार्जिन इज इक्वल टू इनका सेलिंग प्राइस आ जाएगा, किनका, ई रिटेल प्लेटफॉर्म की बात करो, ई रिटेल प्लेटफॉर्म की बात करो, किसकी, ई रिटेल प्लेटफॉर्म की बात करो। तो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट के ऊपर, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट पर 100 रुपीज, उसके ऊपर प्रॉफिट मारेंगे 8.33%, तो आ जाएगा प्लस कैटेगरी, ठीक है। उसके तो आ जाएगा सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना 108.33%, इतना ही आएगा ना, बताओ इंग्लिश में, बताओ 100 प्लस 8.33% करो, आ गया 108.33। अब आगे आ जाओ, प्लस वाले से कितना चार्ज कर रहा है 1300, तो प्लस वाले का सेलिंग प्राइस तो दिया हुआ 1300, तो बताओ प्रोक्योरमेंट कॉस्ट बता दो, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1300 डिवाइड बाय 108.33% आ गया 1200, तो 1200 ये होगा प्रोक्योरमेंट कॉस्ट फ्रॉम प्लस कैटेगरी, ठीक है। प्रोक्योरमेंट कॉस्ट प्लस कैटेगरी का 1200 रुपीज हो गया, इतना समझ में आता है बात, ये सही, इतना समझ में आता है। आगे सेकंड, अदर्स कैटेगरी की बात करते, तो अदर्स कैटेगरी वाले का क्या था, यही सेम फॉर्मूला में कुछ नहीं होता है, ठीक है। चलो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट ना वही फटाफट, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, ठीक है, ये हो गया। मार्जिन यहाँ पे कितना था 12.5% था, इंग्लिश में ऊपर पड़ा था 12.5%, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 112.5%, बताओ इतना बात समझ में आता है। आगे देखो कितना चार्ज कर रहा था,
अदर्स वाले से कितना चार्ज कर रहा था, 1350 चार्ज कर रहा था, तो 1350 इज सेलिंग प्राइस, तो हाउ मच इज प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, बताओ मुझे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आता है क्रॉस मल्टीप्लाई करने 1350 इंटू 100 डिवाइड बाय 112.5, मैं तो डायरेक्ट कर देता हूँ, 1200 हो गया, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ 1350 डिवाइड बाय 112.5%, परसेंट का बटन दबाना तो आएगा राइट, ठीक है। चलो 1200, चलो देखो, तो देखो दोनों ही केस में प्रोक्योरमेंट कॉस्ट कितने हैं, 1200 1200। अब प्रोक्योरमेंट कॉस्ट ई रिटेल प्लेटफॉर्म के लिए प्रोक्योरमेंट कॉस्ट इज 1200, ठीक है। इसके ऊपर मार्जिन करके आगे प्लस वाले को अदर वाले को बेच रहा है, मतलब 1200 से हमसे खरीद रहा है, हमसे 1200 में खरीद रहा है ना। प्रोक्योरमेंट का कॉस्ट ई रिटेल प्लेटफॉर्म का प्रोक्योरमेंट कॉस्ट इज सेलिंग कॉस्ट ऑफ अस, सेलिंग कॉस्ट ऑफ आवर ना, हमारा जो सेलिंग कॉस्ट है वो उनका परचेस कॉस्ट है, तो हमसे वो कितना में खरीद रहा है, टीसीएफएल से, तो टीसीएफएल विल सेल एट द रेट 1200 टू ई रिटेल ई प्लेटफॉर्म, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है, बोलो कितना इंग्लिश समझ में आता है तो अच्छी बात है, ठीक है। मतलब हम बेचेंगे कितने में, 1200 में। अब आगे आ जाओ, अब यहाँ पे कुछ बॉक्स ऑक्स में इंफॉर्मेशन दिया था, लिस्ट प्राइस, मैं क्या करूँ, लिस्ट प्राइस चार्ज फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर से, हमारे पास दो ऑप्शन है ना, या तो हम डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू बेचे माल, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू बेचे, या तो फिर हम ई रिटेल प्लेटफॉर्म से बेचे। अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर से बेचते हैं, सोल्ड थ्रू, मेरे को डिसीजन लेना है ना, टीसीएफएल डिसीजन लेगा, क्या लेगा, सोल्ड थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, अगर डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू बेचूंगा तो मेरे को सेलिंग प्राइस 1225, देखो प्राइस चार्ज फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर को मैंने प्राइस चार्ज किया, उनसे चार्ज किया कितना, 1225 इतना समझ आता है। वेरिएबल कॉस्ट कितना है, देखो वेरिएबल कॉस्ट इनकर्ड हुआ 870, ठीक है, 870, मुझे कंट्रीब्यूशन कितना मिल रहा है, 1225 माइनस 870 आ गया 355, ठीक है। और अगर मैं ई रिटेल प्लेटफॉर्म से बेचता हूं तो सोल्ड थ्रू ई रिटेल प्लेटफॉर्म से बेचता हूं तो ई रिटेल प्लेटफॉर्म वाला मुझे कितना पैसा देगा, 1200 देगा, उसका प्रोक्योरमेंट कॉस्ट माई सेलिंग कॉस्ट 1200, ठीक है, सेलिंग प्राइस, और वेरिएबल कॉस्ट तो चेंज होने से रहा 870 रहेगा, ठीक है। तो ये आ गया मेरा कंट्रीब्यूशन, बता दो मुझे कंट्रीब्यूशन, 1200 माइनस 870, ये आ गया 330 रुपीज। तो बताओ कहां पे कंट्रीब्यूशन जाता है, 330 इज मोर देन 355 इज मोर, सीधी बात है, 355 इज मोर ना, 355 इज मोर, तो मैं क्या करूंगा, मैं डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ही बेचूंगा, ठीक है। वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था, क्या पूछा था, शुड रिस्पॉन्ड टू प्रपोजल ऑफ ई रिटेल प्लेटफॉर्म रिगार्डिंग प्रोडक्ट, हाँ रिस्पॉन्ड करूंगा ना कि नहीं चाहिए, प्रपोजल रिजेक्टेड, ठीक है। तो हेंस बिकॉज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम, क्या इंग्लिश में लिख दो यहाँ पे, फ्रॉम contribution in case of product Y104 था क्या नाम, Y29 sold through distributor is more because contribution in case of product Y29 sold through distributor is more as compared to sold through e-retail, लिख लेना है, लिखने में टाइम वेस्ट होता है, e-retail platform, hence offer from e-retail platform should be रिजेक्टेड, ठीक है, रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है, रिजेक्ट होना ही है ना, रिजेक्ट हो जाएगा। अब सेंसिटिविटी चेक करते हैं, अब सेंसिटिविटी ये चेक करते हैं, सेंसिटिविटी क्या बोले, असेस सेंसिटिविटी ऑफ सच डिसीजन। अब देखो मेरा जो कंट्रीब्यूशन का डिफरेंस कितना होता है, 355 माइनस 330, मतलब 25 रुपीज का डिफरेंस है।
अगर ये ई रिटेल प्लेटफॉर्म वाला जो 1200 है, 1200 की जगह पे मुझे अगर 1225 रुपीज देने लगा तो 25 रुपीज और ज्यादा देने लगा तो कितना हो जाएगा देखो, 1225 माइनस 870, तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन इज सेम 350 आ जाएगा। तो उसको कितना और एक्स्ट्रा मुझे पैसा देना चाहिए बताओ, 25 रुपीज देना चाहिए एक्स्ट्रा, क्योंकि 25 का डिफरेंस है। तो 25 किसके ऊपर वो बढ़ाएगा, 1200 के ऊपर बढ़ाएगा। तो कितना परसेंट उसको बढ़ाना चाहिए, उसको 2.0833% उसको और प्राइस बढ़ाना चाहिए उसके एग्जिस्टिंग प्राइस से। एग्जिस्टिंग प्राइस इज 1200, तो 1200 प्लस 2.083333% करो, 1225 रुपीज आ जाएगा। तो ये होता है सेंसिटिविटी एनालिसिस, कि अगर इतने से उसने बढ़ा दिया प्राइस अपना, मतलब हमको जो देने वाला ना उनका प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, अगर उसने और बढ़ा दिया, मतलब वो बढ़ाया और मेरे को ज्यादा पैसा मिला, कितना 0.833%, ठीक है, कितना होता है 1225 होता है, तो सेम हो जाएगा। तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन दोनों केस में सेम हो जाएगा, मेरा आंसर रिवर्स हो सकता है, मेरा डिसीजन रिवर्स हो सकता है। इतनी सी बात हमको यहाँ पे इंग्लिश में लिखनी, समझ में आ जाएगा चेकर को, ठीक है। आगे हो गया फर्स्ट, सेंसिटिविटी एनालिसिस कंसीडर पार्शियल एंड अनसर्टेनिटी। देखो पार्शियल अनसर्टेनिटी मतलब देखो, पहले तो सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या होता है कि वो हमको अनसर्टेनिटी बताता है कि अगर ये चीज हुआ तो इतना हो जाएगा, तुम्हारा डिसीजन रिवर्स हो जाएगा, ऐसा बताता है। जो अनसर्टेनिटी है ना, 5 रुपया बढ़ा सकता है, नहीं बढ़ा सकता है। फर्स्ट वाले केस में हमारा जो कॉस्ट है, कहां पे गया, हाँ यहाँ पे कॉस्ट वो 40 से 45 कर सकता है, 12.5% कर सकता है, सब अनसर्टेनिटी है, हो सकता है, इतना हो सकता है, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी को होने का वो बताता है कि अगर ये हो गया तो तुम्हारा डिसीजन रिवर्स हो जाएगा, तुम्हारा डिसीजन जो आज तुमने लिया कल चेंज हो सकता है, ऐसा वो बता रहा है। लेकिन ठीक है, लेकिन ये चीज नहीं बताता कि इस होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, ये चीज कितना, अभी ये 1200 से 1225 कर देगा, उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, वो 40 रुपीज से 45 कर देगा, उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, वो नहीं बताता, ये प्रोबेबिलिटी नहीं बताता, चेंज होने का प्रोबेबिलिटी नहीं बताता। इसके लिए इसको यहाँ पे बोलते हैं कि पार्शियल, आधा ही आंसर बताता है। इसके लिए इसको बोलते हैं सेक्रेटरी एनालिसिस कंसीडर पार्शियल अनसर्टेनिटी इलिसिटेड। समझ में आ रहा है, इलिसिटेड मतलब बताओ, तुम इसको बताओ, इस लाइन को मतलब समझाओ हमको कि ये कैसे, ये पार्शियल अनसर्टेनिटी क्यों है, समझ में आ रहा है। पार्शियल चीज आधी चीज क्यों बताते हो, तो समझ में आ गया तुमको कि क्योंकि हमको ये प्रोबेबिलिटी नहीं बताता, ये चीज होगा तो ये हो जाएगा, ये चीज नहीं होगा तो ये होगा, ऐसा बताता है। डिसीजन रिवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन ये होने का प्रोबेबिलिटी कितना है वो कौन बताएगा, वो नहीं बताता, इसके लिए पार्शियल है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हो गया डन। 42 अभी देखो 42 में कुछ था नहीं, दोनों चीज में क्या करना था तुमको, चेक करने का था कि कहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा, कॉन्ट्रीब्यूशन जहाँ पे ज्यादा वहां पे तो हीरो, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 चलो आ जाओ। रेड स्टार लिमिटेड आरएसएल इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ एयर कंडीशन। मैं क्या करूं, एयर कंडीशन बहुत बनाते हैं, ठीक है। आरएसएल इज नॉट गुड एट अटेंडिंग द कस्टमर कॉल, अच्छे से कॉल पे बात नहीं करते, मतलब कॉल फटाफट उठाते नहीं है, ड्यू टू लैक ऑफ कैपेबिलिटीज कॉल उठाने का कैपेबिलिटीज, बट इट इज एन इंपॉर्टेंट एक्टिविटी फ्रॉम एस्पेक्ट ऑफ द वैल्यू चेन एनालिसिस, ठीक है। Hence, in order to improve customer experience downstream supply chain, RSL ने क्या किया, डिसाइड किया टू हायर कृष्णा इंफोटेक एंड बीपीओ सर्विसेज फॉर अटेंडिंग द कॉल्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग एंड प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। एक बीपीओ कंपनी थी, उनको बोला कि आप लोग ने हमारे कस्टमर के कॉल उठाया करो, उनको आंसर किया करो, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। सर्विस लेवल एग्रीमेंट SLA was duly entered and service level of 90-20 has been 90-20 हाँ बताता हूँ 90-20 मतलब क्या था, has been prescribed to keep a check on service quality, okay। इनवॉइस विल बी जनरेटेड मंथली, इनवॉइस क्या होगा, जनरली मंथली तुम्हारा जनरेट होगा, एंड एसएल विल आल्सो बी ऑब्जर्व ऑन मंथली बेसिस, हम उनको चेक भी करेंगे, मतलब ऐसे ही पैसा नहीं दे देंगे, इनवॉइस बना के दे दिया, इतने कॉल आंसर किए उतना पैसा, इतना चार्ज होता है, नहीं, पर कॉल का आंसर का चार्ज होता है, मतलब ठीक है। ऐसा बीपीओ वर्किंग करती है कि इतना हमने कॉल आंसर किया तो उसका इतना पैसा तुमको चार्ज करेंगे, उतना तुमको कंपनी को पैसा देना पड़ेगा। लेकिन वो लोग क्या बोल रहे हैं, हम तुम्हारे परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो जाकर तुमको पैसा देंगे, ऐसे नहीं दे देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फॉर द फर्स्ट मंथ अलॉन्ग विद द इनवॉइसेस केआईबीएस प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स टू आरएसएल। इन्होंने इनवॉइस दिया, साथ में डिटेल्स भी दिया। क्या डिटेल्स दिया कि हमको टोटल आया था कॉल अफोर्ड होता 510, तुम्हारे कस्टमर से टोटल 5120 कॉल्स आए थे इन अ मंथ। आगे हमने कॉल आंसर किया विद इन थ्रेशोल्ड टाइम, विद इन थ्रेशोल्ड टाइम का मतलब भी समझाता हूं, अभी टेंशन मत दो। विद इन थ्रेशोल्ड टाइम 4850, हमने 4850 कॉल बहुत फटाफट आंसर कर दिया, ऐसा समझ लो, ठीक है। आगे शॉर्ट और अबंडेंट कॉल्स विद इन थ्रेशोल्ड टाइम इज 115। विद इन थ्रेशोल्ड टाइम के अंदर तुम्हारे कॉल, कुछ कस्टमर ने कॉल किए थे, 115 लोगों के जो कॉल थे वो विद इन टाइम कॉल कट हो गए, या तो फिर उन्होंने कॉल आधा कोना करके छोड़ दिया, ठीक है। आगे करते शॉर्ट मतलब 2-3 दिन बजी काट दिया, कोई उठा नहीं रहा, ऐसा करके किया, ठीक है। आगे बढ़ो। CFO वाइल, अभी देखो मैं तुमको पहले बता देता हूँ फिर बाद में बात करता हूँ। देखो 90-20 हैज बीन एंटर्ड प्रिस्क्राइब टू कीप अ चेक ऑन सर्विस क्वालिटी। 90-20 मतलब क्या होता है, SLA एग्रीमेंट, सर्विस लेवल एग्रीमेंट। 90-20 का इसका मतलब क्या होता है, बीपीओ सर्विस के केस में कैसा होता है कि इन्होंने क्या बोल के रखा है यहाँ पे,
90 डिवाइड बाय 20, 90 डिवाइड बाय 20, इसका मतलब ये होता है कि 20 सेकेंड्स में 90% कॉल आंसर होने चाहिए। मतलब अगर तुमको दिन भर में, पूरे दिन भर में 100 कॉल आ रहे कस्टमर के, तो उसमें से 90% कॉल मतलब 90 कॉल, 90 कॉल्स तुमको उठा लेने चाहिए विद इन 20 सेकंड, सॉरी विद इन 20 सेकंड। तो विद इन 20 सेकंड तुमको सारे कॉल 90 कॉल, तो एटलीस्ट 90 कॉल तो तुम 20 सेकंड्स में उठा लो। क्यों ऐसा बोल रहे हैं ये लोग कि अगर कुछ कॉल्स होते हैं कि मतलब देखो टोटल रिंग जो बजती है वो 20 सेकंड से ज्यादा बजती है, इसके लिए 20 सेकंड बोल रहे हैं, ठीक है। तो समझ लो कोई कॉल 25 सेकंड तक जाती है, 30 सेकंड तक जाती है, लेकिन अगर कुछ लोग पेशेंसली मतलब वेट करते हैं, हाँ ठीक है, पूरा एंड रिंग तक वेट करते हैं कि जब तक पूरी की पूरी घंटी नहीं बज सकती तब तक तो मैं इसको कॉल करते रहूंगा, ठीक है, ऐसा सोचते हैं, तो वो लोग वेट करते हैं। अब कुछ लोग होते दिमाग खराब हो जाता है, 4-5 रिंग बजा फिर काट देते, नहीं उठा रहा, कोई नहीं उठा रहा। तो इसके लिए ये लोग बोल रहे हैं कि कुछ कॉल्स नहीं अटेंड हो पा रहे, इसके लिए कस्टमर गुस्सा हो जा रहा है। तो ये लोग ने क्राइटेरिया रखा, जो बीपीओ सर्विसेज को, बीपीओ कंपनी को सर्विस लिया उनसे, तो उनको बोला कि 20 सेकंड के अंदर आपको हमारे कस्टमर को कॉल उठाने, लेकिन 90% तो कॉल उठाने ही पड़ेगा। अगर 90% में कॉल नहीं उठाएगा तो फिर इनवॉइसेस तुम्हारा रिजेक्ट हो जाएगा, सारे के सारे कॉल का पैसा नहीं मिलेगा तुमको। साफ बात हो गई, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, तो अभी कुछ कॉल होते हैं 20 सेकंड नहीं बचे, ठीक है, 20 सेकंड तक नहीं बचे, मेरे पास टाइम है कि 20 सेकंड के अंदर मैं कॉल उठा लूंगा, ठीक है, लेकिन कुछ कॉल 20 सेकंड नहीं, 5 सेकंड में कट हो गया, तो मैं क्या करूं, तो उसको मत काउंट करो, उसको काउंट ही मत करो उस चीज में। मतलब मैंने क्या बोला कि जितने भी कॉल है उसका तुमको 90% कॉल उठाना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन कुछ कॉल 20 सेकंड के पहले कट गए, तो टोटल कॉल में से उस कॉल को मत लो, उस कॉल को हटा दो, ठीक है। वो तुम्हारा वो क्राइटेरिया में आ ही नहीं रहा ना, क्योंकि मुझे बोला कि 20 सेकंड के अंदर उठाओ, लेकिन वो 20 सेकंड के पहले ही कट गया, तो मैं कैसे बोलूं कि ये मेरी इनएफिशिएंसी है। मेरी इनएफिशिएंसी कैसे मैं बोलूं, नहीं बोल सकता ना। अगर हाँ वो 20 सेकंड के ऊपर जाता, 21 सेकंड तक जाता, फिर भी मैं कॉल नहीं उठा रहा हूँ, तो ये दिस इज माई इनएफिशिएंसी, ठीक है, मैंने 20 सेकंड में नहीं उठाया उसको, समझ में आ रहा है, ये मेरी तरफ से फॉल्ट है, ये बात समझ में आ गई। चलो अब आगे बढ़ते। तो यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि टोटल कॉल उनको आए 5120 आए, इतनी बात समझ में आती है। शॉर्ट और एबंडेंट कॉल्स विद इन थ्रेशोल्ड टाइम इज 20 सेकंड। अब समझ में आ रहा है थ्रेशोल्ड टाइम का मतलब 20 सेकंड है, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रूल दिया 90-20। अब देखो 20 सेकंड्स के अंदर कुछ कॉल्स कट गए, उठा मतलब ये किसी ने शॉर्ट कॉल किया, किसी ने कट गए, तो ऐसे कितने कॉल थे, 115 कॉल थे। तो मुझे बताओ जब 5120 कॉल में से 115 कॉल कट गए, तो मतलब वो ये कॉल को तो मैं काउंट नहीं करूंगा, 5120 माइनस 115, मतलब 5005 कॉल, सिर्फ 5005 कॉल की मैं बात करूंगा। इस 5005 कॉल का 90% कॉल मुझे आंसर करना चाहिए विद इन टाइम, इंटू 90% करो, ये कितना आ रहा है 4504.5, मतलब आधा कोना, तो 4504 कॉल, ठीक है। तो 4504 कॉल मुझे विद इन टाइम क्या करना चाहिए था, कॉल आंसर करना चाहिए था। मैंने कितना कॉल आंसर किया विद इन थ्रेशोल्ड टाइम 4850, दिस इज मोर देन 4504, यस दिस इज मोर देन 4504। तो ऐसे केस में आप जितने भी कॉल ऑफर हुए उनका क्या कर सकते हो, बिलिंग कर सकते हो, ठीक है, जितना तुमने, अब देखो 5120 में से इतना बस 5120 में से 4850, ठीक, 4850 तुमने कितने कॉल टाइम पे नहीं आंसर किए, रुको 5120 में से कितना 115 तो कट ही गए, उसको तो हटा ही दो, उसने तुमने बात ही नहीं किया तो कहां से बिल करोगे, माइनस 115 कितना बचा 5005, इसमें से तुमने 4850 कॉल टाइम पे आंसर किया, माइनस 4850 कितना बच रहा है, 155। तो 155 कॉल तुमने टाइम पे आंसर नहीं किया, ये इतने कॉल तुमने क्या किए, थोड़ा 20 सेकंड्स के बाद उठाए होंगे, ठीक है, ऐसा बोल रहा है। तो क्या इस 155 का तुमको पैसा नहीं मिलेगा, बिलिंग नहीं मिलेगा, अरे मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा, तुमने 90% तुम्हारा 90% वाला क्राइटेरिया फुलफिल होगा, यस सर हुआ फुलफिल, कैसे 5005 का 90% 4504 ही कॉल मुझे विद इन टाइम आंसर करने चाहिए, मैंने तो 4850 कॉल किए, तो यस यू कैन चार्ज फॉर ऑल 5005 कॉल, ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा, इतना मैंने यहाँ पे समझा दिया, इतना ही क्वेश्चन तुमको पूछा यहाँ पे। चलो अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आंसर सब हो चुका है, चलो आगे। व्हाट इज द एसएलए थ्रेशोल्ड एंड व्हाट इज द थ्रेशोल्ड टाइम इन दिस केस। तो एसएलए थ्रेशोल्ड क्या होता है, यही होता है जो यहाँ पे बोला है 90 डिवाइड बाय 20, और यहाँ पे इन दिस केस एसएलए थ्रेशोल्ड क्या है, तो ये 20 सेकंड्स शुड बी कॉल शुड बी आंसर्ड, सॉरी 90% कॉल शुड बी आंसर्ड विद इन 20 सेकंड्स, ठीक है, ये यहाँ पे इन दिस केस ये है, तो 20 सेकंड्स ये तुम्हारा थ्रेशोल्ड टाइम है। आगे पढ़ो, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ 90-20 सर्विस लेवल एग्रीमेंट। सिग्निफिकेंस क्या, यही है कि तुम्हारा अगर 20 सेकंड्स में अगर 90% कॉल तुम्हारा आंसर होता है तो तुम पूरा बिलिंग कर सकते हो। एक सेकंड,
ठीक है, तो मैं क्या बोला था, हाँ एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस। अभी देखो सिग्निफिकेंस ऑफ सर्विस लेवल एग्रीमेंट 1920, अभी इसका सिग्निफिकेंस क्या है? अरे मैं वही तो चाहता था, मतलब मैं यही चाहता ना कि 20 सेकंड्स में मेरे मतलब जितने भी कस्टमर है वो रूठे ना, वो नाराज ना हो, तो उनका कॉल फटाफट उठना चाहिए। तो ये एक मेजरमेंट हो गया ना एक तरीके से। सर्विस लेवल एग्रीमेंट मैं क्यों कर रहा हूँ, ये मेरा एक तरह से मेजरमेंट हो गया कि तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसे अच्छा है कि नहीं अच्छा, मुझे कैसे पता चलेगा? नहीं पता चल पाएगा ना। तो मैंने इसके लिए ये एग्रीमेंट के लिए, मतलब इस कंटेंट को मेजर करने के लिए मैंने ये चीज डाली, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंस है तुम्हारा सर्विस लेवल एग्रीमेंट का। आगे, कंप्यूट द एसएल लेवल फॉर द फर्स्ट मंथ। फर्स्ट मंथ में क्या तुम्हारा एसएल लेवल था, सर्विस लेवल क्या था तुम्हारा फर्स्ट मंथ में? तो देखो ना 5120, ये थर्ड वाला, ठीक है। 5120 कॉल आए थे, उसमें से 115 मतलब शॉर्ट पहले ही कट गए, ठीक है। तो 5005 आए, ठीक है। तो इस 4850 कॉल मैंने टाइम पे आंसर किया, किसमें से? आउट ऑफ 5005। तो कितना परसेंट मैंने कॉल टाइम पे आंसर किया बताओ? 4850 डिवाइड बाई 5005, 96.90%। तो 96%, 97% है ना। तो इतना परसेंट ज्यादा हो गया ना, 90 मोर देन 90% है ना। उन्होंने तो 90% ही बोला था, तो यहाँ पे मेरा सर्विस लेवल बहुत ही अच्छा था, ठीक है। वेदर KIBS अटेंड द सर्विस लेवल टू फुल द टर्म्स ऑफ SLA। हाँ अटेंड किया ना इन्होंने, 96.9% किया, उल्टा 90% करना चाहिए, तो ज्यादा ही किया, तो अच्छी बात है, अटेंड किया। फॉर हाउ मेनी कॉल्स KIBN कैन बिल टू RSL? कितने कॉल्स के लिए SIB RSL को क्या कर सकता है? बिलिंग कर सकता है। तो देखो 5120 में से 115 कॉल का तो तुमने आंसर किया ना क्वेश्चन, वो तो ऑटोमेटिक कट गया। तो 5005 इतने कॉल का मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसा नहीं बोल सकते 4850 टाइम पे किया तो उतना ही तुम बिलिंग कर सकते हो, नहीं ऐसा नहीं। पूरा का पूरा 5005 कॉल मैं क्या कर सकता हूँ? पूरा का पूरा मतलब 5120 मत कर देना, उसमें से 115 तो कट गया, बाकी नहीं का तो बिलिंग कहां से? तो उसमें से 115 को हटा दो, 5005 कॉल, इतने कॉल का मैं क्या कर सकता हूँ? बिलिंग इनके साथ कर सकता हूँ। समझ में आता है बात? बोलो समझ में आता है तो यस, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 हो गया, करते क्वेश्चन नंबर 3। देखो, माइक्रोलाइट लिमिटेड इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कास्टिंग एंड कैपिंग of PVC pipes used for electronic fitting, which they supply to various parts of country using a well diversified network of distributor, ठीक है। पहले भी क्या करना है, पहले कभी भी रिक्वायरमेंट पढ़ लो। एक्सप्लेन द मिस्टर रस्तोगी कंसीडर सेल्युलर मैन्युफैक्चरिंग एज साइंटिफिक वे ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। सेल्युलर मैन्युफैक्चरिंग का क्वेश्चन है। आगे सेकंड, assess whether outcome of testing phase at MLL is sufficient or not as expectation of Mr. Reja, क्वेश्चन कुछ इनके एक्सपेक्टेशन होंगे। For implementation similar rearrangement cellular manufacturing to remaining production department। अभी देखो इन्होंने ना सेल्युलर मैन्युफैक्चरिंग अप्लाई किया होगा, तो बोल रहे कि हमारा जो एक्सपेक्टेशन था फुलफिल हुआ कि नहीं, आगे बढ़ते चलो। MLL was established by Mr. कौन क्या करना मेरे को क्या लगे, 10 साल पहले किया था, सिंस ठीक है, since the competition continued increasing in market as new players entered in the market who are ready to sell similar product at relatively lower prices। हाँ ठीक है, मिस्टर राजा is actively participating in the business and hold position of CEO, अभी तक CEO बना हुआ, and being a chartered accountant by profession, he conducts regular meetings with management। आगे मीटिंग रख रहे, अच्छी बात है, बड़ी बात है। In order to beat the competition, MLL decide to reduce the cost and enhance this efficiency by implementing the strategy cost management technique। ओहो such as cellular manufacturing is using। पढ़ के क्या था बंदा, तो अच्छे से क्या बोल रहा है कि इन ऑर्डर टू बीट द कंपटीशन, को हम लोग बीट करने के लिए हम क्या करेंगे? एमएलएल ने डिसाइड किया टू रिड्यूस द कॉस्ट को कम करो एंड एफिशिएंसी को बढ़ाओ बाय इंप्लीमेंटिंग द स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक SCMT सच एज सेल्युलर मैन्युफैक्चरिंग यूजिंग लीन मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। आगे लीन चैप्टर पढ़ा होगा तो यहाँ से समझ में आएगा। मिस्टर रस्तोगी हु ज्वाइंड द कंपनी रिसेंटली एज मैनेजमेंट अकाउंटेंट, इन्होंने मैनेजमेंट अकाउंटेंट एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट इस कंपनी को ज्वाइन किया रिसेंटली। इज वेरी एंथुसियास्टिक about cellular manufacturing and consider the same as a scientific way of production। वो बोलते कि ये साइंटिफिक वे है, ठीक है, एक तरीके से प्रोडक्शन करने का। ही एडेड इट विल एनहांस द वैल्यू क्रिएशन ओवर वैल्यू चेन। अकॉर्डिंग टू हिम सेल्युलर मैन्युफैक्चरिंग सिग्निफिकेंट टूल टू अचीव प्रोसेस साइकिल एफिशिएंसी। बोले कि इनसे एफिशिएंसी बहुत ज्यादा गेन होती है। पढ़ते आगे, मिस्टर रस्तोगी मेक्स a plan of rearranging the existing machine and human resources who are working on these machines। He tendered such plan of implementing cellular manufacturing to my Mr. Raheja को बोला। Process is also re-engineered also along with restructuring of production layout। इतना बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ते
ठीक है। मिस्टर रस्तोगी इज ऑफ बिलीव दैट विद मिनिमल कॉस्ट इंक्लूडिंग लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑन अकाउंट ऑफ डाउन टाइम रीअरेंजिंग एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज प्रोसेसिंग एंड एफिशिएंसी कैन बी एनहांस्ड। बोल रहा ऐसा ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। मिस्टर रेजा इज स्केप्टिकल इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेक्टेड बेनिफिट, सो इन हिज रिप्लाई टू मिस्टर रस्तोगी एग्री टू रीअरेंजमेंट प्लान। उन्होंने बोला ठीक है हम कर देंगे, बट इन फेज्ड मैनर, तो एक एक करके धीरे धीरे करके, रेदर देन पायलट इम्प्लीमेंटेशन, मतलब डायरेक्ट नहीं करेंगे, एक फेज में करेंगे इतना सा चेंजेस, सेकंड फेज में इतना चेंजेस करेंगे। बताता हूं मैं क्या होता है। मिस्टर रस्तोगी आस्क्ड टू इम्प्लीमेंट दिस प्लान ऑन टेस्ट रन बेसिस टू द वन ऑफ द प्रोडक्शन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट विच इज टाइनी इन कॉम्पिटिशन टू अदर 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। छोटा सा बंदा वहां पे करो, एक बार अप्लाई करके देखो क्या होता है। Such selected department is contributing to around 12% of total production capacity of MLL। बोल रहा है कि ये छोटा सा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन का 12% प्रोडक्शन था, यहाँ पे एक बार अप्लाई करके देखो क्या होता है। मिस्टर राइजा इन हिज रिप्लाई ऑल्सो कोटेड दैट गो ग्रीन फॉर नेक्स्ट फेज विल बी ग्रांटेड ओनली इफ ड्यूरिंग टेस्टिंग फेज प्रोसेसिंग साइकिल एफिशिएंसी इंप्रूव्ड बाय मिनिमम ऑफ 15%। मिनिमम ऑफ 15% मतलब प्रोसेस, अगर तुम्हारा पीसीई मतलब प्रोसेस साइकिल एफिशिएंसी, इसका मतलब क्या होता है, पढ़े होगे आप लोग ने, इस बार मैंने पढ़ा है कि अगर एफिशिएंसी तुम्हारा साइकिल का एफिशिएंसी क्या होता है, जो भी तुम्हारा टोटल टाइम लगा उसमें से वैल्यूएटेड टाइम क्या है, वो कितना परसेंट है, वो तुम्हारा बताएगा प्रोसेस साइकिल एफिशिएंसी कितनी। अगर वो तुम्हारा इंक्रीज होता है 15% से, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और मानेंगे कि ये चीज अच्छी बात है, ठीक है। आगे Mr. Rastogi and his team implement the rearrangement plan on such selected department and practice the re-engineered process and rearrangement of machine along with the man for 30 days. Record keeper provide following PC data before and after rearrangement। देखो अभी सिंपल सी बात है, देखो तो हम क्या बोलने जा रहे थे कि समझ लो एक मशीन यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है, सेकंड मशीन यहाँ पे रखी हुई, थर्ड मशीन यहाँ पे रखी हुई, फोर्थ यहाँ पे रखी हुई, फिफ्थ यहाँ पे रखी, ठीक है। अभी पहला मशीन स्टेप 1 प्रोडक्शन यहाँ पे होता है, ठीक है। उसके बाद ये स्टेप 2 में जाता है, फिर स्टेप 3 में यहाँ पे आता है, फिर 4 में यहाँ पे आता है, फिर 5 में आता है। तो ऐसे जाके ऐसे ऐसे जाके ऐसे 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 करने में ना क्या होता है कि मोशन टाइम, ये देखो ये तुम्हारा टाइम स्टडी बोलते हैं इसको, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी। इससे क्या मतलब टाइम तुम्हारा ज्यादा वेस्ट हो रहा है और एफिशिएंसी लेस हो रही है, एफिशिएंसी तुम्हारी कम हो जाएगी। सब वेस्ट टाइम है ना, ये सब वैल्यूटेड टाइम थोड़ी, ये सब तो टाइम पास हो रहा है, ठीक है। तो ये सब जो टाइम वेस्ट हो रहा है उसकी वजह से तुम्हारा साइकिल एफिशिएंसी गिर जाता है, ठीक है। अभी वैल्यू ये तुम्हारा सेल्युलर मैन्युफैक्चरिंग क्या बोलता है कि तुम ऐसा क्यों नहीं कर देते हो, ऐसा क्यों नहीं कर देता हो, अपने मशीन को ऐसा क्यों नहीं रख देता हो, यू शेप बना दिया, जो भी मशीन है यू शेप में रख दिया, एल शेप में रख दिया, सी शेप में रख दिया, ठीक है, ऐसा उल्टा कर दिया। मतलब इसमें कैसा होता है कि समझ लो तुम्हारा मशीन एक ऐसे ऐसे कनेक्टर है, मतलब फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट हुआ, फिर थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, ऐसे ऐसे करके लास्ट में प्रोडक्शन आउटपुट निकल रहा है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे वे में तुम्हारा अगर मशीन बन रहा है, ठीक है, ऐसे वे में है अगर तुम्हारा मशीन, तो तुम्हारा टाइम कम लगेगा, उस हिसाब से तुम अपने मैन जो काम कर रहे हैं पर्सन लोग उनको वैसे अरेंज करो, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे इसको बोला जाता है कि साइंटिफिक वे ऑफ प्रोडक्शन है। तो मिस्टर रस्तोगी यहाँ पे बता रहे, एक्सप्लेन व्हाई मिस्टर रस्तोगी सेलुलर एज ए साइंटिफिक वे ऑफ प्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग में हम उस वे से यू शेप, मतलब उल्टा यू शेप, सी शेप, ऐसे शेप में हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन को के जो स्टेप्स है उसको रीअरेंज करते हैं सो दैट तुम्हारा टाइम उतना बचे, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी तुम्हारा उतना बचे, तो क्या होगा, उसको साइंटिफिक वे बोलते हैं। एसेस वेदर आउटकम ऑफ टेस्टिंग फेज ऑफ, अभी देखो आउटकम ये निकला बिफोर और आफ्टर। बिफोर क्या हो रहा था, 70, 40, 60, 80 इतना टाइम लग रहा था, मतलब टोटल टाइम कितना लग रहा था, यहीं पे कर देता हूँ, देखो 70 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 80 कितना लग रहा था टोटल टाइम, 250, ठीक है, 250 लग रहा था। यहाँ पे टोटल टाइम कितना लग रहा है, 25 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 40, 90 लग रहा है, ठीक है। अभी देखो इसमें टोटल टाइम तुम्हारा कम हो गया, यहाँ पे इस समझ में आ रहा है, इतना तुम्हारा टाइम बच गया। अब आगे देखो मूविंग टाइम, ये सब टाइम पास वाला टाइम है, ठीक है, इंस्पेक्शन टाइम, स्टोरेज टाइम, ये सब तुम्हारा टाइम पास हो रहा है। अभी देखो एक सेकंड, ठीक है। अभी अब जो दूसरा टाइम है ये देखो, यहाँ पे इंस्पेक्शन, ये भी तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, स्टोरेज भी तुम्हारा टाइम वेस्ट है, मतलब वैल्यू एडेड टाइम नहीं है। प्रोसेसिंग टाइम, प्रोसेस होना गुड्स इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये तुम्हारा वैल्यू एडेड टाइम होता है, ठीक है। तो 80 टाइम तुम्हारा, ये तुम्हारा काम की चीज है, बाकी सब काम की चीज नहीं है। तो 80 आउट ऑफ 250,
ये तुम्हारा इसको बोलते हैं एफिशिएंसी, ठीक है, प्रोसेसिंग साइकिल एफिशिएंसी, यही वो बोला था ना, प्रोसेसिंग साइकिल एफिशिएंसी तुम्हारा इंप्रूव होना चाहिए 15% से। तो यहाँ पे देखो 80 डिवाइड बाई 250 कितना परसेंट हो रहा है, ये तुम्हारा 32% है, ठीक है। और आफ्टर कितना हो रहा है, ये बिफोर, आफ्टर कितना हो रहा है पीसी, देखो 40 हो गया। प्रोसेसिंग टाइम दोनों 40 है लेकिन आउट ऑफ 90, 40 आउट ऑफ 90, 40 44.44%। देखो 32 से कितना बढ़ गया 12.44, 12.44 बढ़ा, लेकिन 12.44 कितना परसेंट है 32 का, ये बोला था ना 15% से बढ़ना चाहिए, ये तो एब्सोल्यूट है, 12.44 बढ़ा है, टोटल 12.44% बढ़ा है, लेकिन कितना परसेंट बढ़ा है, तो 32 का 12.44 इज हाउ मच परसेंट ऑन 32 डिवाइड बाय 32 इंटू 100, तुम्हारा 38.88% से बढ़ा है, 0.89 कर दो, 89% से बढ़ा है, ठीक है। देखो यहाँ पे करो 32 प्लस 38.89% करो, आ गया 44.44, तो 38.89% से बढ़ा। इनको कितना परसेंट से बढ़ना चाहिए था, इनको तो 15% से चाहिए था। तुम्हारा रिक्वायर्ड कितना था, रिक्वायर्ड तो 15% ही था, तो मोर देन 15% ना 38.89%, 15% मतलब कितना होना चाहिए था 32 प्लस 15%, इनके हिसाब से 36.8 होना चाहिए था, लेकिन मोर देन 15% हमारा तो 38.89% से बढ़ा, परसेंट से बढ़ा, ठीक है। टोटल 12.44% इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इन परसेंटेज 12.4, कितने परसेंट से बढ़ा, तो 32 में 32 के बेस से कितना परसेंट बढ़ा, तो 38.89% बढ़ा, ठीक है। तो करोगे 32 प्लस 38.89% तो आ जाएगा तुम्हारा 44.44, तो हमारा तो ज्यादा ही हुआ ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे आगे, ये मतलब ये हम लोग ने बताया कि हाँ ये चीज सही है, सफिशिएंट और नॉट एज टू एक्सपेक्टेशन ऑफ मिस्टर रेजा, आउटकम तुम्हारा सफिशिएंट है, मिस्टर रेजा को जो चाहिए था वो मिल गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 डन। देखो केस स्टडी डाइजेस्ट वही देख सकता है, मतलब समझ में तो आता होगा, लेकिन अच्छे से ज्यादा तो उनके पहले लेक्चर देखो, ठीक है, लेक्चर देखोगे तो वहां से मैंने कॉन्सेप्ट सब अच्छे से समझाया हुआ, तो यहाँ पे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलो अभी और क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो आगे क्वेश्चन नंबर 25 कर लेते हैं। चलो डैक मैन्युफैक्चर मोटर रोटर्स इन 2 ऑपरेशन, 2 ऑपरेशन में ये लोग बना रहे, कास्टिंग एंड बॉन्डिंग करके, ठीक है, 2 इनका ऑपरेशन है, कास्टिंग होता है, बॉन्डिंग होता है, जो भी होता है उससे क्या करता है इनका फाइनल प्रोडक्ट बनता है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज फर्निश्ड, देखो कास्टिंग दिया है, बॉन्डिंग दिया है, एनुअल कैपेसिटी कास्टिंग की 75,000 है और बॉन्डिंग की 60,000 यूनिट्स है, इतना समझ आ रहा है, यस। एनुअल प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं, ये कैपेसिटी है और ये प्रोडक्शन हो रहा है, कैपेसिटी इनकी ज्यादा है, कैपेसिटी है इनकी 75,000 यूनिट्स बनाने की और बॉन्डिंग की कैपेसिटी 60,000 है, तो जब बॉन्डिंग कैपेसिटी 60,000 है तो कास्टिंग और एक्स्ट्रा कितना करेंगे, नहीं कर सकते, क्या करेंगे सिर्फ कास्टिंग करके, बॉन्डिंग हो ही नहीं रहा, तो इनको क्या कर रहे हैं 60,000 पे लिमिट कर दिया, ठीक है, कास्टिंग भी 60,000 ही करेंगे, फिर क्यों करेंगे एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा बना के कुछ मतलब है कि आगे प्रोसेस ही नहीं होगा, तो इसके लिए जब आगे बॉन्डिंग हो ही नहीं रही तो क्या मतलब बना, तो हमने भी कास्टिंग 60,000 पे क्या कर दिया, रोक दिया, तो इसका मतलब यहाँ पर मुझे बताओ बॉटल नेक क्या है, बॉटल नेक इज बॉन्डिंग, तुमको थ्रूपुट अकाउंटिंग ऐसा समझ में आ रहा होगा, ये सर इसका क्वेश्चन है, तो बॉन्डिंग क्या है यहाँ पे बॉटल नेक है, मतलब बॉन्डिंग को अगर थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, मतलब बॉन्डिंग का प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाओ 60,000 से बढ़ाओ, तो उतना हम कास्टिंग और एक्स्ट्रा कर पाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ो, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डायरेक्ट मेटल को छोड़ के इनका 2 करोड़ 40 लेके, इनका 1 करोड़ 50 लेके, ठीक है, और पर यूनिट देखा जाए तो डिवाइड करके 600 यूनिट से पर यूनिट निकाल लिया, ठीक है, ये अपने रेफरेंस के लिए निकाला, फिक्स कॉस्ट कभी भी टोटलिटी बेसिस पे होता है। आगे ईच मोटर रोटर सेल्स फॉर 3,600 3,600 में हम लोग क्या करते हैं, बेचते हैं रोटर मोटर को और मोटर रोटर को, एंड डायरेक्ट मेटल कॉस्ट कितना है 1,600, तो हम कॉन्ट्रीब्यूशन कितना कमाते हैं 2,000 रुपीज, ठीक है। देखो कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, 3,600 में से 1,600 वेरिएबल कॉस्ट, तो 2,000 हम क्या करें 2,000 रुपीज इज माई कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इतना समझ में आता है, बोलो ये सर समझ में आता है। अब देखो आगे फिक्स कॉस्ट लेंगे, क्या फिक्स कॉस्ट नहीं लेते, इग्नोर करते ना, इसको इरिलेवेंट है, कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारा, ठीक है। आगे पढ़ो, इनकम एट द स्टार्ट ऑफ द कास्टिंग ऑपरेशन, ठीक है। डैक हैज डीएसी हैज नो अदर वेरिएबल कॉस्ट, कुछ वेरिएबल कॉस्ट अदर है नहीं, डीएसी कैन सेल वॉट एवर आउटपुट इफ द प्रोड्यूसेस, ठीक है, जितना भी आउटपुट आएगा वो सब सेल कर सकता है, ऐसा है बोल रहा है। द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट रिफर ओनली टू प्रीसीडिंग डेटा,
देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन द रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। बोल रहा है कि रिक्वायरमेंट है ना सब अलग अलग है, एक दूसरे के डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो सबको इंडिविजुअल सॉल्व करो, ऐसा ये लोग बताना चाहते हैं। चलो सॉल्व करते हैं इसको। चलो देखो, DAC is considering using some modern jigs and tools in bonding operation। बोल रहा है कि मॉडर्न jigs and tools यूज करेगा बॉन्डिंग ऑपरेशन में, दैट वुड इंक्रीज एनुअल बॉन्डिंग आउटपुट बाय 750। ओहो, हम तो बोल ही देते कि बॉन्डिंग को बढ़ाओ, बॉन्डिंग मतलब लोगों की बॉन्डिंग नहीं, बॉन्डिंग ऑपरेशंस को बढ़ाओ, उनका यूनिट बढ़ाओ, सो दैट हम लोग कास्टिंग और कर पाए तो ज्यादा माल बेच पाएंगे, ठीक है। तो आगे ये क्या बोल रहा है, हम बढ़ाया एनुअल बॉन्डिंग आउटपुट बढ़ाया 750 यूनिट से, लेकिन उसका कॉस्ट लग रहा है, एनुअल कॉस्ट ऑफ दिस जिग्स एंड टूल्स इज 11,25,000 शुड डेक शुड एक्वायर दिस टूल्स। तो क्या वो टूल्स खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए? पहले सिंपल सी मुझे एक बात बताओ, अगर तुम लोग कहीं पैसा लगाने जाओगे तो क्या सोचोगे कि उससे प्रॉफिट कितना हो रहा है, पहले वो चेक करो। अगर प्रॉफिट ज्यादा है मोर देन कॉस्ट, प्रॉफिट ज्यादा है मोर देन तुम्हारा कॉस्ट, तो हम क्या करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा बॉन्डिंग कितने से बढ़ रहा है, 750 यूनिट से बढ़ रहा है, ठीक है। 750 यूनिट से अगर बॉन्डिंग बढ़ रहा है तो हम कास्टिंग को उतना एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे, ठीक है। हमारे पास तो 75,000 बना सकते हैं, बॉन्डिंग तो 60,000 ही है, तो और 750 यूनिट बनाएंगे, बॉन्डिंग करेंगे, ठीक है। तो जब बॉन्डिंग में ऑपरेशन बढ़ेगा 750 यूनिट से, तो कास्टिंग भी उतना बढ़ जाएगा, तो हम उतना एक्स्ट्रा यूनिट बेच पाएंगे, ठीक है। अभी कितना यूनिट बेच पा रहा हूँ, मुझे सिंपल बताओ, अभी कितना यूनिट बेच पा रहा हूँ, 60,000 यूनिट बेच पा रहा हूँ, क्योंकि उतना ही बॉन्डिंग हो रहा है, ठीक है। तो कास्टिंग को उतना पे रोक के रखा हुआ है। जैसे ही बॉन्डिंग बढ़ेगा, बॉन्डिंग 60,000 यूनिट बना रहे, तो अगर वो 60,750 हो जाएगा तो कास्टिंग में 60,750, कास्टिंग तो 75,000 तक लेके जा सकते हैं, 75,000 की कैपेसिटी है। तो जैसे ही बॉन्डिंग बढ़ेगा वैसे हम लोग कास्टिंग भी बढ़ा देंगे, ठीक है। तो हम उतना यूनिट एक्स्ट्रा और बना पाएंगे। तो हम कितना यूनिट एक्स्ट्रा बना पाएंगे, 750 यूनिट एक्स्ट्रा बना पाएंगे, सो दैट हम 750 यूनिट एक्स्ट्रा बेच भी पाएंगे। तो हम लोग 750 यूनिट एक्स्ट्रा बेच भी पाएंगे। जब हम 750 एक्स्ट्रा यूनिट बेच पाएंगे तो हम उतना कॉन्ट्रीब्यूशन एक्स्ट्रा कमा भी पाएंगे। कितना कॉन्ट्रीब्यूशन कमा पाओगे बताओ? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये तो निकाला था। सेलिंग प्राइस 3,600, वेरिएबल कॉस्ट 1,600, कितना आ गया फिक्स कॉस्ट, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ 2,000 रुपीज आ गया वेरिएबल कॉन्ट्रीब्यूशन। इसमें से फिक्स को अगर कोई लेस किया ना तो मेरा स्टूडेंट नहीं, अगर इसमें से कोई फिक्स कॉस्ट लेस किया ना डीजल लेने के लिए तो मेरा स्टूडेंट नहीं। समझ, अरे तुम दिमाग खराब है क्या? यहाँ पे क्या लिखा है, 2,40,00,000 से फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, इधर पे क्या लिखा है 1,50,00,000 है फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। तुम 60,000 यूनिट बनाओ, 70,000 बनाओ, 80,000 बनाओ, 90,000 बनाओ, 50,000 बनाओ, 10,000 बनाओ, मत बनाओ, तुम्हारा फिक्स कॉस्ट इतना 1,50,00,000 खर्चा होने वाला है। आगे आ जाओ कास्टिंग में, 2,40,00,000 का फिक्स कॉस्ट, तुम 75,000 बनाओ, जितने बना जो बनाना बनाओ, तुम्हारा फिक्स कॉस्ट तुम्हारा 2,40,00,000 से 40,00,000 लगेगा ही लगेगा। इतनी बात समझ में आती है? बोलो हाँ समझ में आती है, समझ में आती, यस। तो फिक्स कॉस्ट क्यों लोगे डीजल, यहाँ पे माइनस करोगे फिक्स कॉस्ट, दिमाग खराब है नहीं करने का। सर यहाँ पे पर यूनिट दिया हुआ है चार्ज, अरे पर यूनिट तुम्हारे रेफरेंस के लिए निकाला हुआ है कि पर यूनिट इतना हो रहा है। तुम अगर यहाँ 75,000 यूनिट बना रहे तो 2,40,00,000 डिवाइड में 75,000 यूनिट करता, पर यूनिट चेंज हो जाता, फीस कॉस्ट कभी पर यूनिट के बेसिस में आता है। अगर फीस कॉस्ट पर यूनिट के बेसिस से समझ रहे हो ना, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमको कॉस्टिंग नहीं आता है, समझ में आ रहा है? फिक्स कॉस्ट कभी भी टोटलिटी बेसिस पे होता है, चेंज भी टोटलिटी बेसिस पे होता है, पर यूनिट के बेसिस पे नहीं चेंज होता है कि इतने यूनिट के लिए इतना, ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता है एक ब्लॉक होता है कि 10,000 यूनिट बनाओगे तो इतना फिक्स कॉस्ट है। अब 10,000 से तुम्हारा फिक्स कॉस्ट और बढ़ेगा, अगर तुम लोग और 10,000 यूनिट बढ़ा देते हो तो 15,000 यूनिट बढ़ा देते हो 20,000। अब ऐसा नहीं कि 5 यूनिट बढ़ा देते, ऐसा नहीं होता है, पर यूनिट बेसिस पे नहीं होता कभी, पर यूनिट बेसिस पे वेरिएबल कॉस्ट है, जैसा आईपीसीसी में पढ़ गया हो तुम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम डीजल ले रहे हो, तुम वैसे भी फिक्स कॉस्ट को लोगे नहीं यहाँ पे, क्योंकि वो तो है फिक्स, वो तो उतना का उतना ही चाहिए हो चाहिए ना हो, फिर वो है, ठीक है। तो इतनी बात समझ आती है। अब 2,000 रुपीज मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो क्या 750 यूनिट से अगर मैं बॉन्डिंग को बढ़ाऊंगा मेरा 750 यूनिट एक्स्ट्रा बेच पाऊंगा। तो जब 750 यूनिट एक्स्ट्रा बेच पाऊंगा तो 2,000 कॉन्ट्रीब्यूशन एक्स्ट्रा कमा पाऊंगा, एक्स्ट्रा कमा पाऊंगा 750 यूनिट्स के पीछे कितना कमा पाऊंगा बताओ, इंटू 2,000 कितना, 15 लाख। 15 लाख का मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा मेरा एक्स्ट्रा, ठीक है। और मेरा कॉस्ट कितना लग रहा है, ये मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, इसको ऐसा इंग्लिश में बोलो, इंक्रीमेंटल बेनिफिट, ठीक है। और कॉस्ट कितना लग रहा है, कॉस्ट बताओ कितना लग रहा है। तो ये सब काम धाम करने के लिए 11,25,000 का कॉस्ट लग रहा है, 11,25,000 का कॉस्ट लग रहा है। तो मुझे बताओ बेनिफिट कितना हो गया, 11,25,000 कितना, 15 लाख माइनस 11,25,000, 3,75,000 का मुझे बेनिफिट हो गया।
नेट गेन, अरे नेट बेनिफिट, ठीक है। तो जब तुमको नेट बेनिफिट हो रहा है तो क्या करना चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए कि यस करना चाहिए कि नहीं, तो ये कंसिडर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए तुमको, ये टूल्स जिक्स विक्स खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, शुड अक्वायर दिस और नॉट टू अक्वायर दिस, अक्वायर करना चाहिए ना, हाँ तो करना चाहिए, ठीक है ओके। तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे शुड एक्वायर दिस टूल्स, ठीक है। ये पूरा इंग्लिश में यहाँ पे लिखना है, मेरे पास टाइम नहीं है यहाँ पे, तो मैं इतना सब कुछ नहीं लिख पाऊँ यहाँ पे। चलो सेकंड, समझाने का काम है, समझा दिया अच्छे से। चलो आगे देखो, द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ द कास्टिंग डिपार्टमेंट, कास्टिंग डिपार्टमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। आ जाओ कास्टिंग डिपार्टमेंट, कुछ भी आलतू फालतू चीजें आने वाली, देख लो, आ जाओ। हैज सबमिटेड अ प्रपोजल टू फास्टर सेटअप्स दैट वुड इंक्रीज द एनुअल कैपेसिटी ऑफ द कास्टिंग डिपार्टमेंट बाय 7,500 यूनिट्स, ठीक है। उसका कॉस्ट लग रहा है 1,500। ये बोल रहा है कि हम लोग कास्टिंग डिपार्टमेंट का और कैपेसिटी बढ़ा रहे, एनुअल कैपेसिटी 7,500 यूनिट से। भांग खा के काम कर रहे हो क्या? ऑलरेडी 75 यूनिट्स है, पूरा तो यूज नहीं कर पा रहे हो, 60,000 यूज कर पा रहे हो, बिकॉज ऑफ बॉन्डिंग उतना नहीं, और बोल रहे कि हमको और बढ़ा सकते हैं, क्या करोगे बढ़ा के, दिखावा करने का, मैं 7,500, मैं 75,000 प्लस 7,500 करो जरा, करो करो बता दो। मैं 82,500 मेरी कैपेसिटी, क्या करोगे बता के 82,500 कैपेसिटी कर पा रहे हो क्या? उतना पूरा का पूरा कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो ना, क्यों बढ़ाओगे कैपेसिटी, क्यों बिना मतलब का खर्चा करना है? पहले पूरा 75,000 कैपेसिटी तो यूज करो, उसमें भी 60,000 यूज कर पा रहे हो, बॉन्डिंग वहां पे रुका हुआ है 60,000, तो बॉटल नेक वो ही की है, इसको क्यों बढ़ा रहे हो? जो बॉटल नेक उसको बढ़ाओ ना, तुम्हारा बॉन्डिंग है ना बॉटल नेक, उसको ऊपर करो, उसको बढ़ाओ, उसका कैपेसिटी बढ़ाओ, इधर पे बढ़ा रहे कैपेसिटी, दिमाग खराब है, मत करो, छोड़ो, ये चीज नहीं करोगे। दैट शुड इंप्लीमेंट द चेंज, नो नो नो, कहां से तुम्हारा उल्टा लॉस हो जाएगा 1,87,500 का, छोड़ो। से थर्ड पार्ट, एंड आउटसाइड, ऐसा सोचा जाता है, ऐसे सोचो फटाफट चीजें होगी, ठीक है, मजा भी आएगा पढ़ने में। एंड आउटसाइड कॉन्ट्रैक्टर ऑफर्स टू डू बॉन्डिंग ऑपरेशन फॉर 9,000 यूनिट्स, एक आउटसाइड कस्टमर है, एक कॉन्ट्रैक्टर है हमारा, वो बोला कि तुम्हारा 9,000 यूनिट्स का मैं बना के दूंगा, टेंशन मत लो, एट 500 पर यूनिट, ठीक है, पर यूनिट 500, दैट इज डबल द 250 यूनिट, दैट इट, वो छोड़ो ना, 250 यूनिट पर, ये वापस से फीस कॉस्ट की बात है, 250 रुपए का डबल है, मैं क्या करूं, मेरा तो फीस कॉस्ट तो उतना खर्चा होने वाला, तुम करो ना, तुम कितने में करो वो बताओ। तो बोला मेरा 500 रुपया पर यूनिट में चार्ज लूंगा, एंड इट कॉस्ट टू बॉन्डिंग द इन हाउस, मेरे को उससे लेने देना नहीं, शुड एक्सेप्ट द सब कॉन्ट्रैक्टर ऑफर, अभी देखो सिंपल, सेकंड हो गया इधर, तो मैं सेकंड क्या ही करेंगे, नॉट एक्सेप्ट, सेकंड वाला, ठीक है, वो मैंने बता दिया कि नॉट एक्सेप्ट, बिकॉज bottleneck इज बॉन्डिंग नॉट कास्टिंग, उसको बढ़ाओ, इसको नहीं, ठीक है। वापस जब बॉन्डिंग की बात किया तो करते हैं आगे बात। एंड आउटसाइड कस्टमर ने क्या बोला, कॉन्ट्रैक्टर ने क्या बोला कि हम तुम्हारा बॉन्डिंग का ऑपरेशन करेंगे, तुम्हारा जो बॉन्डिंग का काम है हम करेंगे, 60,000 तुम कर रहे हो और 9,000 यूनिट हम करेंगे, ठीक है। तो जब ये 9,000 यूनिट और करेगा तो मैं और 9,000 यूनिट एक्स्ट्रा बेच पाऊंगा और एक्स्ट्रा 9,000 यूनिट सेल कर पाऊंगा, क्यों? क्योंकि मैं तो मेरे पास 75,000 कास्टिंग कर सकता हूँ मैं, ठीक है, उतना मैं कास्टिंग कैपेसिटी है मेरा, तो 60 से और 9,000 बढ़ेगा तो 69,000 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बॉन्डिंग 69,000 होगा तो कास्टिंग भी 69,000 हो जाएगा, यस हो जाएगा। तो मैं 9,000 यूनिट के एक्स्ट्रा बेच पाऊंगा, यस में बेच पाऊंगा, तो 9,000 यूनिट के पीछे क्या मैं कंट्रीब्यूशन एक्स्ट्रा कमा पाऊंगा, 2,000 पर यूनिट, हाँ मैं कमा पाऊंगा, कितना कमा पाऊंगा बताओ, थर्ड वाला, कंट्रीब्यूशन ऑन बाय सेलिंग एक्स्ट्रा 9,000 यूनिट्स, तो कितना 9,000 यूनिट्स इंटू, ऊपर निकाला हूं मैं 2,000 पर यूनिट, तो बार बार निकालने का तो सेल्स बनता नहीं है, तो कितना कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 9,000 इंटू 2,000, बताओ मुझे, 1 करोड़ 80 लैक्स, वन करोड़ 80 लाख, और खर्चा कितना लग रहा है बताओ, खर्चा कितना लग रहा है? ये यहाँ से इसने बोला था ना, क्या बोला था, देखो यहाँ पे साफ कर देता हूँ, देखो क्या लिखा था, एन आउटसाइड कस्टम कॉन्ट्रैक्टर ऑफर्स टू डू बॉन्डिंग ऑपरेशन फॉर 9,000 यूनिट्स एट 500 पर यूनिट, ठीक है, तुम अपना बताओ 500 पर यूनिट, मैं तो ये बताओ तुम्हारे से डबल, ऐसा मत बताओ, 500 पर यूनिट है, ठीक है। तो 9,000 इंटू 500 पर यूनिट मेरा खर्चा लग रहा है, कितना लग रहा है, 9,000 इंटू 500 मतलब कितना, 45 लैक्स, तो क्या मैं एक्स्ट्रा कमा पा रहा हूँ कितना, इंक्रीमेंटल बेनिफिट कितना है, इंक्रीमेंटल, या तो नेट बेनिफिट लिख दो ना, सिंपल सादा लैंग्वेज, 45 लैख 1 करोड़ 80 लैक्स, ठीक है। तो मेरा नेट बेनिफिट हो रहा है रुपीज 1 करोड़ 35 लैख, तो क्या मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए बताओ, अडॉप्ट करना चाहिए करना चाहिए। अब आगे देखो, आगे जो लाइन लिखी थी उसका मतलब समझा रहा हूँ,
डबल द 250 पर यूनिट दैट इट कॉस्ट दैट टू द बॉन्डिंग ऑफ इन हाउस। डबल द 250 यूनिट मतलब 250 मेरा क्या है, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट है, तो कुछ लेना देना फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट से नहीं लेना देना, इसके लिए मैं छोड़ दिया आपको। ठीक है, शुड डैक एक्सेप्ट दिस, यस, पहला वाला भी यस, सेकंड वाला नो था। फोर्थ वाला पार्ट देखो, XYZ कंपनी ऑफर्स टू डू कास्टिंग ऑपरेशन प्रोसेस फॉर 3000, वापस से इसे बात कर, कास्टिंग ऑपरेशन करना। ठीक है, मैं क्यों करूँ कास्ट, ये जहां बॉन्डिंग होता कास्ट ऑलरेडी इतना पड़ा हुआ है। ठीक है, 3000 यूनिट्स एट 200 पर यूनिट, हाफ द चार्ज, मेरे को क्या लेना देना, इट कॉस्ट डेट टू द कास्टिंग प्रोसेस इन हाउस। देखो 200 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करेगा वो 3000 यूनिट्स का, तो मुझे लॉस हो जाएगा ना, कितना लॉस हो जाएगा बताओ, 3000 इंटू 200, तो मेरा तो और उल्टा खर्चा बढ़ गया, 6 लाख से मेरा उल्टा खर्चा बढ़ गया। तो मुझे क्या करना चाहिए बताओ, आप लोग खुद ही बताओ, मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए क्या करूंगा मैं, बढ़ा के बॉन्डिंग तो बढ़ाओ। शुड डेक एक्सेप्ट XYZ ऑफर्स, नो, नहीं करूंगा ना। 6 lakhs, ये तो मेरे को लॉस हो जाएगा, मैं नहीं करूंगा, छोड़ो। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्या बोला, फिफ्थ वाला, assume DAC that produces 1500 defective units at the casting operation, what is the cost to that of the defective items produced। देखो अगर वो कास्टिंग ऑपरेशन में, यहाँ पे कास्टिंग ऑपरेशन, मुझे सिंपल सी बात बताओ, कास्टिंग ऑपरेशन के पास बहुत सारा टाइम है कि नहीं है कि नहीं है, 75,000 यूनिट्स वो बना सकते हैं, उसकी कैपेसिटी 75,000 यूनिट्स है। तो अगर 60,000 यूनिट्स अभी एट प्रेजेंट बना रहे हैं, क्योंकि 60,000 यूनिट्स का बॉन्डिंग उतना कर रहा है, ठीक है, बॉन्डिंग 60,000 यूनिट्स बना रहा है। अगर चलो बाई चांस समझ लो 60,000 में से 1500 यूनिट्स उसने डिफेक्टिव बना दिए, तो मुझे एक बात बताओ, 60,000 यूनिट्स उसको बनाने थे, बहुत अच्छे से 60,000 यूनिट्स बनाने थे, क्योंकि 60,000 यूनिट्स आगे प्रोसेस होना है। ठीक है, उसने 1500 यूनिट्स खराब बना दिए कास्टिंग डिपार्टमेंट वाले ने, कास्टिंग डिपार्टमेंट, तो क्या वो एक्स्ट्रा 1500 यूनिट्स बना सकता है, उसके पास है इतना कैपेसिटी है ना, 75,000 यूनिट्स की कैपेसिटी है, तो 60,000 में से कुछ 1500 खराब भी बन गया, तो और 1500 बना सकते हैं, उसके पास टाइम भी कैपेसिटी भी है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन का लॉस होगा क्या, नहीं होगा। हम 61,500 बनाएंगे यूनिट्स, ठीक है, अगर 1000 खराब हो गया, 1500 खराब हो गया, तो हम 61,500 यूनिट्स बनाएंगे, टोटल हम 61,500 बनाएंगे, क्योंकि मैं टोटल 75,000 तक बना सकता हूँ, कैपेसिटी है, तो मुझे कंट्रीब्यूशन का तो लॉस नहीं होने वाला। इतनी बात समझ में आती है तो बोला, आगे बढ़ता हूँ, कंट्रीब्यूशन का मुझे लॉस नहीं होगा, इतना समझ में आता है, ये सर कंट्रीब्यूशन का लॉस नहीं होगा। लेकिन सर 1500 यूनिट जो खराब बना है उसके ऊपर वेरिएबल कॉस्ट का लॉस होगा ना। हाँ बच्चे लोग, आप लोग सही बोल रहे हो, 1500 के पीछे ना वेरिएबल कॉस्ट का लॉस होगा। तो मुझे बताओ वेरिएबल कॉस्ट कितना था, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना था, 1600 था मेटेरियल कॉस्ट। ठीक है सर, फिक्स कॉस्ट लो ना, अरे दिमाग खराब है, फिक्स कॉस्ट लो, नहीं लूंगा ना फिक्स कॉस्ट, क्यों लूंगा फिक्स कॉस्ट, वो तो 2 करोड़ 40 लाख खर्चा होने ही वाला है, चाहे मैं 70,000 बनाऊ या उससे काम बनाऊ, जितना क्यों ना लो, ठीक है, तो मेरा उतना खर्चा होने लगा, वो नहीं लूंगा मैं, वो कैसे लूँ, वेरिएबल कॉस्ट कितना, तो 1600, तो इतना मेरा लॉस हो जाएगा, तो 1500 इंटू 1600, 24 लाख का मुझे लॉस हो गया, ये मुझे लॉस होगा। ठीक है, ये पूछ रहा था कि व्हाट इज द कॉस्ट टू डेक ऑफ द डिफेक्टिव आइटम्स प्रोडक्ट, तो कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स ये तुम्हारा कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स। ठीक है, अब देखो 6th वाला, ये बहुत मजेदार है, एकदम मस्त है, आगे बढ़ो। Assume DAC produces 1500 defect in the bonding operation। अरे बाप रे, बॉन्डिंग ऑपरेशन में 1500 यूनिट खराब हो गए, तो ऐसे ही तुम 60,000 यूनिट बना सकते हो, तुम्हारी कैपेसिटी है 60,000 यूनिट बनाने की, उसमें भी 1500 यूनिट कम बना दिए, खराब बना दिए, तो अब तुम क्या 61,500 यूनिट बना सकते हो, नहीं बना सकते हो, 60,000 की कैपेसिटी है, नहीं बना सकते हो 61,500 यूनिट, तो सर अब क्या करें, अब क्या करूं, अब 60,000 माइनस 1,500, तुम बेच पाओगे सिर्फ 58,500 यूनिट, 1500 यूनिट नहीं बेच पाओगे,
1500 यूनिट्स नहीं बेच पाओगे, लॉस हो गया, लॉस हो गया। कितना 1500 यूनिट्स के पीछे क्या लॉस हो गया? देखो भावनाएं समझ में आ रही है तो फिर ऐसा बोलो हाँ सर सही सही लग रहा है, अच्छी लग मतलब सही समझ में आ रहा है, आपका लॉजिक समझ में आ रहा है। नहीं अच्छा लग रहा है तो बता देना, तो बता देना नहीं सर आपको मतलब नहीं नहीं लगा मेरे को, नहीं क्लिक नहीं हुआ, दिमाग में नहीं क्लिक हुआ, ऐसा नहीं। ऐसा क्लिक क्यों नहीं होगा मुझे बताओ। बॉन्डिंग ऑपरेशन में सुबह से चिल्ला रहा हूँ, सुबह से मतलब इस क्वेश्चन के स्टार्ट से चिल्ला रहा हूँ कि बॉन्डिंग ऑपरेशन इज 60,000 लिमिटेड टू 60,000 यूनिट्स, लिमिटेड टू 60,000 यूनिट्स। 60,000 यूनिट से ज्यादा नहीं बना सकते, नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। उसमें भी 1500 यूनिट्स खराब कर दिए, तो अब क्या 61,500 यूनिट्स बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। 1500 यूनिट्स खराब बना दिया ना, तो 58,500 ही बेच पाओगे, पूरा 60,000 नहीं बेच पाओगे। 1500 यूनिट्स खराब बन गए, तो अब जब 1500 यूनिट्स खराब बन गए तो 1500 यूनिट्स के पीछे जो तुमको कॉन्ट्रीब्यूशन होने वाला था वो नहीं होगा, लॉस हो जाएगा। तो बताओ कितना लॉस होगा? 1000 कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस। तो पहले तो बताओ कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस 1500 इंटू कितना कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है 2000। अभी देख बार बार थोड़ी सी कैलकुलेट कर पाओ, 2000 कितना 30 लाख का तो यहाँ पे लॉस हो गया। और 1500 यूनिट्स के पीछे तुम्हारा ये भी तो क्या ना, क्या गया? ये बनाया तो खर्चा नहीं लगा क्या? फ्री में बन गया, खर्चा लगा ना, ये तुम्हारा कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस हो गया। और तुम्हारा कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट भी तो लगा ना, खराब होगा ना कुछ। पर वेरिएबल कॉस्ट कितना था? 1600, 1500 इंटू 1600 एट 24 लाख। तो टोटल लॉस कितना हो गया? 54 लाख। कॉस्ट ऑफ क्या पूछा था? व्हाट इज द कॉस्ट टू डेट? कॉस्ट टू डेट of the defective items produced. बताओ समझ में आता है? समझ में आता है तो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया। चलो ये हो गया डन। हो गया, समझ में आ गया पक्का? चलो एक मिनट का ब्रेक दोगे? चलो 1 मिनट का ब्रेक के बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। चलो आ जाओ। Felicity Limited is a chemical manufacturing company. It has received a special project that needs to be executed within 3 months from the टाइम इट इज एक्सेप्टेड। नया प्रोजेक्ट आ रहा है, 3 महीने के अंदर काम करके खत्म करके देना है आप लोगों को, ठीक है? तो मैनेजमेंट हैज टू कम्युनिकेट इट्स एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट विद इन फ्यू डेज। मैनेजमेंट को जल्दी ही जवाब देना पड़ेगा आपको, मतलब वो उन सामने वाले कस्टमर को कि वो आपका प्रोजेक्ट उनका प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर रही कि नहीं कर रही है। दे हैव अप्रोच्ड यू, उन्होंने आपको अप्रोच किया। कौन है? मैनेजमेंट अकाउंटेंट टू वर्क आउट द कॉस्टिंग ऑफ दिस प्रोजेक्ट। कॉस्टिंग करना है, प्लस माइनस करना है, खत्म हो गई बात, प्लस माइनस करना है। आगे क्या बोला रिक्वायरमेंट देखो, कमेंट वेदर स्पेशल प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सिंपल प्रॉफिट होगा तो एक्सेप्ट करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, खत्म हो गई बात। ऑल्सो गिव कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द स्पेशल प्रोजेक्ट कॉस्ट, एक एक कॉस्ट का एनालिसिस प्रॉपर अच्छे से करके बताओ ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलेवेंट कॉस्टिंग को ध्यान में रखते हुए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे हमारे साथ। चलो आ जाओ सॉल्यूशन करते हैं। तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम दैट द कंपनी कैन अर्न फ्रॉम द प्रोजेक्ट इज 20 लाख का टोटल रेवेन्यू होगा। तो रेवेन्यू को मैं पहले लिख देता हूँ, यहाँ पे रेवेन्यू तुम कमाओगे ₹20 सारे रुपीज में, ठीक है? इन रुपीज 20 लाख का आपको रेवेन्यू होने वाला है, ठीक है? आज क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 पॉइंट नंबर 1 फाइनेंसिंग का कॉस्ट लगेगा, मतलब इंटरेस्ट कॉस्ट यहाँ पे लिया जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। द कंपनी वुड रिक्वायर शॉर्ट टर्म ओवरड्राफ्ट ऑफ 5 लाख का ओवरड्राफ्ट लेना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा इमीडिएटली, अभी के अभी, इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट। बैंक चार्जेस इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम, एक साल का 10% चार्ज करती है ऑन दिस ओवरड्राफ्ट। दिस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी वुड बी नीडेड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। दिस इज 3 मंथ, दैट इज 3 मंथ एंड वुड बी रिपेड इन फुल एट द एंड ऑफ द पीरियड। मतलब 3 महीने का आपको लोन चाहिए, 3 महीने का लोन चाहिए तो 3 महीने का इंटरेस्ट ऐड करोगे, पूरे साल भर का तो नहीं करोगे, बराबर। और 5 लाख का लोन लोगे तो 5 लाख भी ऐड करोगे। अरे 5 लाख का लोन तो लोगे और 5 लाख रिटर्न भी कर दोगे, तो क्या पैसा है, पैसा क्या कॉस्ट है, क्या नहीं कॉस्ट है? 5 लाख से क्या क्या यूज करो, मेटल खरीद लो, लेबर खरीद लो, जो भी कर दो वो सब कॉस्ट ऐड करोगे। 5 लाख थोड़ी ना लोन का अमाउंट ऐड करोगे, उसका इंटरेस्ट कंपोनेंट ऐड करोगे। एक्स्ट्रा क्या लगा? इंटरेस्ट ऐड करोगे, ठीक है? तो पहला मैं करूंगा इंटरेस्ट को ऐड
और जो मैं यहाँ पे बोला ना बात को, वो तुम वहां पे एक्सप्लेनेशन में लिख दोगे, किसमें, इंग्लिश में। 5 लाख का 10% 3 मंथ के लिए बताओ क्या होता है। आई थिंक 50,000 इंटू 3 डिवाइड बाई रुपीज 12,500 होगा, ठीक है, 12,500, ठीक है। आ जाओ सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट, सेकंड मटेरियल्स, मटेरियल्स, ठीक है। फेलिसिटी लिमिटेड, मटेरियल क्या बोल रहा है, फेलिसिटी लिमिटेड हैज स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री ऑफ 5,000 केजी का उसके पास स्टॉक पड़ा हुआ है ऑन द हैंड, दैट इज नॉट इमीडिएट यूज, उसका कोई यूज अभी है नहीं, ठीक है। इट कैन बी सोल्ड एज स्क्रैप, कचरे के भाव में बेच सकते हो 250 रुपीज में पर केजी, ठीक है। द स्पेशल प्रोजेक्ट रिक्वायर्स 3,000 केजी ऑफ दिस इन्वेंट्री, जो तुम्हारे पास 5,000 केजी पड़ा हुआ है उसमें से 3,000 केजी तुम यूज कर सकते हो उस स्पेशल प्रोजेक्ट में। कैन बी रिप्लेस एट द करंट मार्केट प्राइस ऑफ 300 पर केजी, लेकिन ये जो है विच कैन बी रिप्लेस एट द करंट मार्केट प्राइस ऑफ 300 केजी, मतलब बाहर से अगर खरीदोगे इस मटेरियल को तो 300 रुपया लगेगा पर केजी। अब मुझे सिंपल सी बात बताओ तुमको, ये क्या नाम था इसका, हाँ, रिलेवेंट कॉस्टिंग क्या बोलता है, रिलेवेंट कॉस्टिंग क्या बोलता है। समझ लो आपके पास एक कैलकुलेटर पड़ा हुआ है, ठीक है। अभी कोई पर्सन आपसे कैलकुलेटर, ये कैलकुलेटर मांगेगा, ठीक है, और ये कैलकुलेटर आप बाहर बेच सकते हो कचरे के भाव में, तुम्हारा कोई इसका यूज है नहीं, तुम इसको बाहर बेच सकते हो 250 रुपए में, ठीक है, 250 रुपए में बेच सकते हो। अभी कोई पर्सन आएगा तुमसे कैलकुलेटर लेने के लिए, दिल से बताओ कितने रुपए में बेचोगे इस कैलकुलेटर को, उसको बताओ मुझे, दिल से बताओ, देखो गलत बताओगे मतलब दिल खराब है, बताओ मुझे दिल से बताओ, क्या इस कैलकुलेटर को कितने रुपए में बेचोगे, क्या 300 रुपए में बेचोगे। अरे 300 रुपए में बेचोगे तो तुम्हारे पास क्यों आएगा लेने के लिए, बाहर जाएगा ना दुकान में खरीद लेगा ना 300 रुपए में, क्यों तुम्हारे पास आएगा। मैं बोला चालाकी मत करना, मैं बोला तुम लालच बुरी बला, लालच मत बोलो। इसको बाहर तुम 250 में कचरे के भाव में बेच सकते हो ना, तुम उसको कितने में बेचोगे, 250 में ही बेचोगे ना, सिंपल सी बात है। क्यों 300 रुपए उससे वसूलो, क्यों उससे मतलब दगाबाजी करो, नहीं करोगे ना। तो अभी पढ़ो यहाँ पे, फेलिसिटी लिमिटेड के पास 5,000 केजी पहले से पड़ा हुआ है, उसी 5,000 केजी में से वो 3,000 केजी यूज कर सकता है, और वो 3,000 केजी अगर नहीं यूज करता तो कचरे में बेचता था, कचरे में बेचता कितना रुपया मिलता था, 250 रुपया मिलता था, 250 रुपया उसको मिलता था। देखो स्क्रैप में बेचता था तो 250 रुपया मिलता था, ठीक है। और अगर वो बाहर खरीदने जाएगा 300 रुपए का, तो तुम तो झूठ बोलोगे क्या जाके उसको कि मैंने ना ये 3,000 केजी मेरे पास नहीं था, मेरे पास कोई मेटल साइड में बाहर से खरीदा 3,000 रुपया में, 300 रुपया में खरीद के लेके आया, ऐसा बोलोगे क्या। गलत बात है ना, गलत बातें नहीं कही जाती। और तुम तो खुद तो डिसीजन ले रहे हो, डिसीजन लेने के टाइम पे सब काम करोगे, नहीं करोगे, गलत बात है। तो नहीं, तुम 250 रुपया कॉस्ट लोगे उसका, क्यों लोगे, देखो लॉजिक साथ मैंने बता दिया अच्छे से। अब तुमको ये दिमाग में बात जानी चाहिए कि मटेरियल का कॉस्ट तुम क्यों 250 रुपये लोगे। तुम ना खरीदने जा रहे हो, तुम्हारे पास जो पड़ा उसको यूज कर रहे हो, ठीक है। तो जो पड़ा उसको यूज कर रहे हो, तो उसको यूज करने की वजह से तुम उसको बेच नहीं पा रहे हो, तो बेच नहीं पा रहे तुम कॉस्ट ले लो ना, सिंपल सी बात है। इरिलेवेंट कॉस्ट को मतलब रिलेवेंट कॉस्ट को नाम को रिलेवेंट कॉस्ट है जो तुम्हारा 300 इज नॉट योर रिलेवेंट कॉस्ट। तुमने जो 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 तुमने मटेरियल खरीद लिया वो तुम्हारा कॉस्ट हो सकता है, कब, जब तुम उसको यूज नहीं कर पा रहे कहीं और, यूज तो है ही नहीं, ठीक है। तुम उसको बेच नहीं पा रहे तो कितना रुपीज में बेचते, तो 250 रुपए में, तो 3,000 इंटू 250, इतना कॉस्ट ले लो यहाँ पे, क्यों 300 लगे, क्यों क्यों झूठ बोल रहे हैं। 3,000 इंटू 250, 7,50,000 रुपीज, 7,50,000 रुपीज, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब मैं 300 तो मैं ठीक है, आपको लेना आप लोग। थर्ड पार्ट है लेबर, लास्ट में करते लेबर, देखो फोर्थ पार्ट ये भी लास्ट में करते हैं, फिफ्थ पार्ट आज अभी यहाँ पे करते हैं, ठीक है। फिफ्थ पार्ट क्या बोलता है देखो, थर्ड, चलो लेबर कर ही लेते ना, क्या ये लेबर आ जाओ चलो। ऑल स्किल्ड वर्कर्स करंटली वर्क फुल टाइम इन देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स, सब लोग अपनी अपनी जगह पे अपने अपने डिपार्टमेंट में हर एक वर्कर काम कर रहा है इनका जो इस कंपनी का। देयर आर नो आइडलर्स, कोई आइडलर्स नहीं, इसका मतलब अगर कोई कंट्रीब्यूशन लॉस हुआ तो लेंगे, अगर आइडलर्स नहीं है ना, कोई फुकट नहीं बैठा हुआ तो वहां अपना काम छोड़ के तुम्हारे यहाँ पे इस काम को करने को आएगा वो, तो जब काम करना है तो वहां का कुछ कंट्रीब्यूशन लॉस हो सकता है, वहां उसने काम नहीं किया उतना यूनिट कम बनेगा उतना, तो वो सारी चीजें लोग है। अगर आइडलर्स नहीं होता फुकट आर्स होते तो वो हम लेते ही नहीं है, ठीक है। फॉर दिस, देखो कोई पढ़ा होगा डिसीजन मेकिंग का चैप्टर देखा होगा तो उसको बहुत अच्छे समझ में आएगा, अदरवाइज पता नहीं। फॉर दिस स्पेशल प्रोजेक्ट 5 वर्कर्स वुड बी नीडेड फॉर द अदर डिपार्टमेंट, अदर डिपार्टमेंट से हम अपने 5 वर्कर को उठा के लेके आएंगे और बोलेंगे यहाँ पे काम करो, स्पेशल प्रोजेक्ट है, आगे बढ़ो। दे वुड टोटली डिवोटेड 2,000 आवर्स, वो लोग पूरा 2,000 घंटा अपना देंगे, 2,000 आवर्स ऑफ लेबर टाइम टू दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को काम करने के लिए अंजाम, इस प्रोजेक्ट को अंजाम देने के लिए 2,000 घंटा अपना देंगे, 2,000 आवर्स अपना देंगे। द कॉस्ट ऑफ लेबर पर आवर इज 300 रुपीज, 300 रुपया है पर आवर लेबर का, ठीक है। तो ये तो मैं पूरा चार्ज करूंगा ही करूंगा, क्योंकि वहां तो कोई फुकट नहीं बैठा हुआ है, ठीक है। वहां सब लोग काम कर रहे, वहां से उठा के लेके आ रहा हूँ, वहां पे रहते तो वहां पैसा देना पड़ता था, वहां काम नहीं हो रहा, यहाँ पे पैसा दे रहे तो यहाँ पे इनको 300 रुपया पर आवर चार्ज करूंगा मैं, ठीक है। तो इतना जो कॉस्ट है मेरा लेबर का वो मैं चार्ज करूंगा अपने स्पेशल प्रोजेक्ट के ऊपर जो कॉस्टिंग करूंगा, तो इतना टोटल कॉस्ट मेरा लग गया। सिंस, तो मुझे बताओ 2,000 इंटू 300 ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, लेबर की बात करते हैं, ठीक है, लेबर की बात करते हैं। तो 2,000 आवर्स इंटू
इंटू 300 रुपीज, ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? ये अमाउंट बताओ मुझे कितना होता है। 2000 इंटू 300, ये हो गया 6 लाख, ठीक है, रुपीज 6 लाख। अभी रुक जाओ, आगे बढ़ो। देखो, सिंस देयर वर्किंग आवर्स हैव बीन डाइवर्टेड टू दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट में उनका वर्किंग आवर्स डाइवर्ट कर दिया हमने, द प्रोडक्शन इन अदर डिपार्टमेंट कैन नॉट बी मेट, तो वहां पे प्रोडक्शन नहीं हो रहा, वही तो चिल्ला चिल्ला क्या हो रहा था, वहां प्रोडक्शन रुक जाएगा। हेंस द कंपनी वुड इनकर द लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन रुपीज 1 लाख, रुपीज 1 लाख का उनका कंपनी को लॉस हो जाएगा फॉर दिस 2000 आवर्स की वजह से। तो इस 2000 आवर्स की वजह से कंट्रीब्यूशन लॉस्ट हो गया, वो भी ले लो। कितना? रुपीज 1 लाख। तो मैं चार्ज कितना करूंगा? 7 लाख, 7 लाख मैं चार्ज करूंगा यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ो। अल्टरनेटिवली क्या बोल रहे थे, कंपनी कैन आउटसोर्स द लेबर फॉर दिस स्पेशल प्रोजेक्ट एट अ कॉस्ट ऑफ 6,25,000। ये लोग क्या बोले कि 6,25,000 पे मैं आउटसोर्स कर सकता हूँ, कि मतलब अपने लेबर नहीं यूज करता हूँ, वो लोग अपना काम कर देता हूँ, 6,25,000 किसी और से करा लेता हूँ, लेबर से आउटसोर्स कर देता हूँ काम, ठीक है। तो मैनेजमेंट विल ऑप्ट फॉर द more cost effective option as the quality of both in-house manufacturing and outsourcing is the same। बोल रहा देखो क्वालिटी भी सेम है, कोई तुम्हारे घर का करे या बाहर से कोई लेबर लेके आके करो, वो दोनों तुम्हारा क्वालिटी इफेक्ट होने वाला है नहीं, ठीक है। और जिसमें मैनेजमेंट तो ये चाहेगा ना जिसमें कॉस्ट तुमको कम लगे, जितना कॉस्ट कम उतना प्रॉफिट ज्यादा, बराबर। तो मैनेजमेंट तो यही चाहेगा मेरे ये कॉस्ट ना लगे, 7 लाख और 6,25,000। बताओ तुम्हारे लिए क्या है? 7 लाख और 6,25,000 कौन सा कम है? लेबर का कॉस्ट 6,25,000 ना, तो ये हमको यहाँ पे ऐड करना चाहिए कॉस्टिंग में। मेरे कॉस्टिंग में 6,25,000 ऐड होगा। ये समझ में आया क्या बात? बताओ। ये और ये विच इज लोअर, ठीक है, ये हम ले लेंगे। इतना बात समझ में आया? अब आगे आगे पढ़ो। बी पार्ट का बोला ओवर टाइम पेमेंट टू इंस्पेक्शन सुपरवाइजर हु चेक्स द फाइनल प्रोडक्ट वुड बी 25,000। दिस वुड बी इनकर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द लेबर इज इन हाउस और आउटसोर्स। बोल रहा है क्या बोल रहा है? एक सेकंड। हाँ, तो ओवर टाइम जो पेमेंट होगा इंस्पेक्शन सुपरवाइजर को, जो सुपरवाइज करेगा, जो देखेगा, हु चेक्स द फाइनल प्रोडक्ट कि अच्छा बना है, बराबर बना है, डिफेक्ट बना, जो भी बना है, वुड बी टू 25,000। 20,000 का ये खर्चा तो तुम्हारा होने वाला है। दिस वुड बी इनकर्ड, ये क्या बोला? दिस वुड बी इनकर्ड इन रिस्पेक्टिव वेदर द लेबर इज इन हाउस और आउटसोर्स। तुम लेबर घर से लो या बाहर से लो, तुम घर पे काम करो लेबर से, इन हाउस वाला लेबर यूज करो या बाहर से आउटसोर्स करा के लो, ये 25,000 का खर्चा लगने वाला है, मतलब लगने वाला है, चाहे इधर से करो चाहे उधर से करो। तो ये 25,000 कॉस्ट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? कॉस्टिंग में बताओ, दिल से बताओ, लेना चाहिए लेना चाहिए? क्या मैंने सिर्फ ऑप्शन ही नहीं दिया, लेना चाहिए, हाँ लेना चाहिए। चलो आगे। थर्ड में ए और ये बी। ओवर टाइम पेमेंट टू सुपरवाइजर कितना रुपए? 25,000 लेना चाहिए? यस सर लेना चाहिए। आगे आ जाओ। फोर्थ पार्ट देखो, मशीन 2X2.1 क्या नाम है? ओहो, दिस प्रोजेक्ट वुड रिक्वायर द यूज ऑफ एन एग्जिस्टिंग मशीन। तुम्हारा घर का मशीन है, ठीक है, X2.1 डेप्रिसिएशन। घर का मशीन है तो छोड़ो ना, क्या मतलब इसका डेप्रिसिएशन थोड़े लेंगे, फिर वो तो चार्ज हो ही रहा। द वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट, हाँ ये वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट, अलग से वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट लग रहा है, ऑपरेट करने का कॉस्ट लग रहा है, वो मैं लूंगा, ठीक है। कितना लग रहा है? फॉर 3 मंथ पीरियड इज वुड बी 3 लाख, 3 लाख लगेगा खर्चा, तो ये मैं लेने वाला हूँ, ठीक है। At present, X2.1 is operating at full capacity. Okay, by diverting it exclusively for the special project, you would cause the company a loss of contribution of 1 lakh for the 3-month period. तुम्हारे पास जो मशीन है, ठीक है, मशीन का तुम्हारा डेप्रिसिएशन चार्ज हो, ठीक है, वो तो नहीं लेंगे। अब देखो सिंपल, 3 लाख रुपए तुम्हारा ऑपरेटिंग कॉस्ट लगेगा, ठीक है, वो मैं ले लिया, ठीक है। इस मशीन को उधर से उठा के यहाँ पे यूज करने के चक्कर में, इस मशीन को वहां से उठा के इधर पे यूज करने के चक्कर में तुम्हारा 1 लाख का लॉस हो गया कॉन्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन का लॉस हो गया 1 लाख का, वो भी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? बताओ, लेना चाहिए? क्या लेना चाहिए? है ना, लेंगे ना। क्यों इतना इतना टेंशन में लोगे? इतना टेंशन अगर लोगे जिंदगी में, तो वो भी कॉस्टिंग में, तो फिर कैसे चलेगा? मशीन कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन, ये हो गया तुम्हारा 3 लाख, ये होगा तुम्हारा 1 लाख। 4 लाख लिए मैंने, चलो ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इंक्लूड अपॉर्चनमेंट कॉस्ट ऑफ 25,000। देखो 25,000 का कॉस्ट है तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, वो तो इनकर्ड हो चुका है, वो तुम्हारा एडमिन ओवरहेड कॉस्ट जो भी है, पहली बात हम लोग लेते नहीं है, वो तुम्हारा
पहले से ही तुम्हारा, अभी देखो तुमने स्टार्ट में खर्च, तुम बिजनेस चला रहे हो, तुम्हारा एडमिन ओवरहेड खर्चा होगा टोटल, तो तुम पहले से डिवाइड कर देते हो कि इस डिपार्टमेंट इतना इतना खर्चा हो जाएगा, इस प्रोजेक्ट के ऊपर इतना इतना खर्चा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ अलग से खर्चा कर रहे हो स्पेसिफिकली इस प्रोजेक्ट के लिए, तो फिर बोल लो, नहीं तो ये क्यों लोगे, ये तो दिमाग खराब करने वाली चीज है। एंड हाँ आगे देखो, एंड एन इंक्रीमेंटल कॉस्ट इनकर्ड स्पेसिफिकली, देखो कौन सा स्पेसिफिकली ड्यू टू द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करने की वजह से अलग से हमको खर्चा लगा, कौन सा, ₹10,000 का। ये लो ना, ये कौन बोला मना कर रहा, मैंने नहीं मना किया, ये लो। पांचवा, स्पेसिफिक एडमिन कॉस्ट, हो सकता है मेरे को अलग से एडमिन बिठाना पड़ा, एक दो चार लोग को बिठाना पड़ा, इसकी वजह से वो अलग से खर्चा लगाओ 10,000 का। हाँ तो ये लेंगे ना, क्यों लेंगे, हम मना नहीं कर रहा मैं, ये तो लो, ठीक है, ये हो गया। और आगे कुछ नहीं, सब कॉस्ट खत्म, माइनस करो, देख लो प्रॉफिट आ रहा लॉस आ रहा, चलो 2 लाख के रेवेन्यू से ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस एंड ये माइनस, तो बताओ मुझे प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। 20 lakhs minus 12,500 minus 7,50,000 minus 6,25,000 minus 25,000 minus 4,10,000, हमको तो प्रॉफिट हो गया, बल्ले 7,500 का प्रॉफिट हो गया 1,77,500। तो हमको क्या करना चाहिए, इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए, बताओ। दिस प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड, चलो ये तो हम बोल दिया, साइन मार दिया, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। चलो अब सबका रीजन हमने साथ में बताता है कि चले गए, तो आप क्या करना, एक लिखोगे, डिटी पे कैसा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक लिखते ऐड किया लेस किया, तो नीचे नोट करके लिखते ना, क्यों ऐड किया क्यों लेस किया, वैसे तुम यहाँ पे लिख देना, ठीक है, क्यों ऐड किया क्यों लेस किया, तो वो बताना जरूरी है, वो नहीं लिखोगे ना मार्क्स आधा मिलेगा, फिर बोलना मत एसएमपी में आधा पौना मार्क्स मिलता है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया इंटरेस्ट कॉस्ट लिया, ठीक है, तो तुम वहां पे बताओ इंटरेस्ट कॉस्ट इतना इतना क्यों लिया, मटेरियल लिया, जो मैं बोल रहा हूँ वही लिखना है वहां पे, मटेरियल में क्यों लिया, या तो आंसर एक बार पढ़ लेना बुक से, तो क्या क्या लिख रहे हैं वो लोग, ठीक है, वो सब। ओवर टाइम पेमेंट क्यों लिया, मैंने बोला था यहाँ पे, क्योंकि इररिलेवेंट है, ये हो ये ना हो, मतलब आउटसोर्स किया इन हाउस किया, ये होना ही है ये खर्चा, तो इसके लिए लिया। फिर मशीन का क्यों लिया, ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये सब तुम्हें लिख देना है, ठीक है, स्पेसिफिक ऑपरेटिंग कॉस्ट क्यों लिया, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन डन, 31 डन। अब आ जाओ एक मजेदार क्वेश्चन कराता हूँ, एग्जाम क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन में 20 मार्क मारने वाला क्वेश्चन था, ठीक है, एग्जाम में आया था और लोग बह गए, ठीक है, इस क्वेश्चन में बह गए, मतलब जैसा करते हैं तो वैसा करते चले गए, और ऐसे ने एक ही लाइन में गेम खेल दिया। जिसने मेरा ट्रांसफर प्राइसिंग का लेक्चर देखा होगा ना, उसमें मैंने बताया था कि एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में ट्रांसफर प्राइसिंग का, जिसमें ऐसा ने एक ही लाइन में पूरा क्वेश्चन चेंज कर दिया था। अब वो लाइन ढूंढते हम लोग बैठ गए। तो कंपनी का नाम है त्रिशूल, त्रिशूल एंड ट्राइजल। ट्राइजल लिमिटेड मेक्स 3 प्रोडक्ट एक्स वाई जेड, 3 प्रकार के प्रोडक्ट बना रही। सर एक क्वेश्चन देखोगे ना, बोलो सर ये तो देखा हुआ क्वेश्चन है, ये तो अपने मॉड्यूल में क्वेश्चन, हाँ मॉड्यूल का क्वेश्चन, ये इसी 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 कॉन्फिडेंस, इसी ओवर कॉन्फिडेंस इस क्वेश्चन को देखा हुआ, ऐसा 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 सोच सोच के ना लोगों ने कर दिया, फटाफट फटाफट कर दिया, पढ़ा ही नहीं है सर, और उसी में एक लाइन घुसा दिया था, जिसकी वजह से पूरा का पूरा आंसर चेंज हो गया। समझ रहे हो, ऐसा कुछ ऐसा करता है, ऐसा गेम मॉडल का क्वेश्चन है, हाँ देख देख के एकदम खुश हो गए और एकदम अच्छे से कर लिया फटाफट फटाफट। बाद में रिजल्ट तक नहीं पता चला कि ये आंसर हमारा रॉन्ग हो सकता है, फिर जब रिजल्ट आया, फिर बाद में सजेस्टेड आंसर आया, फिर हमारा आंसर आया, उसको देखा, फिर अच्छे से पढ़ा, फिर जाके पता चला कि ये लाइन ने हमारी जिंदगी बर्बाद की, अच्छा इसकी वजह से 40 से कम है, अच्छा ये तकलीफ था। चलो अब तुम्हें गलती मत करना, ठीक है, इसके लिए बोलता हूँ एग्जाम में कॉस्टिंग के पेपर में हर एक क्वेश्चन 20 मार्क का होता है, क्योंकि 10 मार्क का 15 मार्क ऐसे तो क्वेश्चन होता है, 15 मार्क नहीं 10 मार्क 5 मार्क 20 मार्क, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो हर एक क्वेश्चन का एक एक लाइन अच्छे से पढ़ो, एक एक लाइन अच्छे से पढ़ोगे तो जाके तुम्हारा आंसर अच्छे से निकलेगा विदाउट कोई टेंशन के, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। डिवीजन ए, तो ट्राइजल लिमिटेड क्या प्रोडक्ट बना है, एक्स वाई जेड, इन डिवीजन ए बी सी, ए में बन रहा है एक्स, बी में बन रहा है वाई, जेड में बन रहा है सी में बन रहा है जेड प्रोडक्ट, ठीक है। द division X is currently working at division A ना, division A working at 60% capacity, division B working at 80% capacity, ये तो division Y बोल रहे, कुछ भी लिखते रहो, चलो ठीक है, अब जो लिखे लिखे।
डिवीजन ए और बी और सी आएगा, हाँ, क्योंकि डिवीजन ए में एक्स प्रोडक्ट बन रहा है, तो डिवीजन एक्स नहीं होगा, डिवीजन ए होगा। डिवीजन ए इज करंटली वर्किंग एट 60% कैपेसिटी, डिवीजन बी इज वर्किंग एट 80% कैपेसिटी, गलत लिख दिया। डिवीजन जेड इज वर्किंग एट 100%, डिवीजन सी इज वर्किंग एट 100% कैपेसिटी, ऐसा होगा। प्रोडक्ट का नाम है एक्स वाई जेड, प्रोडक्ट एक्स वाई जेड इन डिवीजन ए बी सी, ठीक है। आगे चलो पढ़ो। ऑफ लेकिन उससे मतलब ज्यादा कुछ कंफ्यूज मत हो। ऑफ द टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी, ओके, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन बिलो, एक्स वाई जेड, इस प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है देख लो। देखो फिगर्स दिया है रुपीज पर यूनिट में, ठीक है, सब कुछ जो भी दिया पर यूनिट में दिया, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, एक यूनिट के लिए 10 रुपए का खर्चा होता है, वाई के लिए 25 रुपए का खर्चा होता है एक यूनिट के पीछे, एक्सक्लूडिंग मटेरियल एक्स, मटेरियल एक्स को छोड़ के, मतलब वाई पे वाई बनाते समय शायद हो सकता है एक्स का जरूरत पड़े, ठीक है। जेड में 35 रुपीज लग रहा है पर यूनिट डायरेक्ट, एक्सक्लूडिंग मटेरियल एक्स, हो सकता है जेड बनाते समय मटेरियल एक्स की भी जरूरत पड़े, इसके लिए उसका कॉस्ट अभी नहीं लिया हुआ है, ठीक है। लेबर का खर्चा दिया हुआ है, वेरिएबल ओवरहेड दिया हुआ है, टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी दिया हुआ है 15,000 यूनिट्स, 5,000 यूनिट्स और 2,500 यूनिट्स, ठीक है। एक्सटर्नल डिमांड इनका इतना इतना। अच्छा मुझे बताओ कि जो ए है, डिवीजन ए है, मतलब जो एक्स प्रोडक्ट समझ लो, एक्स प्रोडक्ट जो बना रही है डिवीजन ए, वो कितना प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है। कैपेसिटी क्या यूज करें मुझे बताओ, एग्जिस्टिंग कैपेसिटी, एग्जिस्टिंग कैपेसिटी देखो एक्स वाई और जेड, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी मुझे बताओ कितना है एक्स का, टोटल देखो, टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना है 15,000 यूनिट है, ठीक है। उसका यूज कितना कर रही है लोग 60%, तो 15,000 का 60%, मतलब 9,000 यूनिट्स बना रहे, एक्स का 9,000 यूनिट से बन रहा है। वाई में टोटल प्रोडक्शन की कैपेसिटी 5,000 है और यूज कितना कर रहे हैं, वर्किंग इज एट 80%, ठीक है। तो 5,000 का 80%, 4,000 यूनिट्स बन रहे, ठीक है। और आगे आ जाओ, इसका टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी 2,500 और पूरा 100% यूज कर रहे हैं, तो 100% इस 2,500 का 100% करोगे क्या कैलसी में, कर लेना 2,500 यूनिट्स, ठीक है। इतना यूनिट्स की एग्जिस्टिंग कैपेसिटी मैंने यहाँ पे निकाल दिया, ठीक है। पता तो क्यों निकाला, आगे बढ़ते हैं। सेलिंग प्राइस बता रहा है इतना इतना है, एक्सटर्नल कस्टमर को 30 रुपीज बेचेंगे, 83 में बेचेंगे, 90 रुपीज में बेचेंगे, ठीक है। अभी वाई तो एक्सटर्नल कस्टमर को बेचेगा, जेड भी एक्सटर्नल कस्टमर को बेचेगा। एक्स के पास दो ऑप्शन है, तीन ऑप्शन है, एक्स बाहर भी बेच सकता है, एक्स वाई को भी बेच सकता है, क्योंकि देखो वाई को जरूरत पड़ रहा है एक्स का, दिखा है एक्सक्लूडिंग मटेरियल एक्स, मतलब एक्स को वाई को एक्स का जरूरत है, और जेड को भी बेच सकता है क्योंकि जेड को भी एक्स का जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। The company has to incur additional fixed cost of rupees 9,000 for every 10% increase of idle capacity, मतलब आइडल कैपेसिटी है, जैसे देखो ये अभी 9,000 यूनिट बना रहा है, लेकिन ये 15 यूनिट बना सकता है, मतलब 6,000 का कैप है, 6 यूनिट और एक्स्ट्रा बना सकता है। तो हर 10% कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, मतलब 60% कैपेसिटी भी यूज कर रहा है, 40% और बढ़ा सकता है, तो 40% बढ़ाएगा मतलब 4,000 यूनिट और बना सकता है। तो हर 10% के लिए क्या बोल रहा है, 9,000 का खर्चा होगा, ठीक है, सबके लिए बोल दिया एक साथ। प्रोडक्शन कैपेसिटी कैन नॉट बी एनहांस बियॉन्ड टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी, जितना तुम्हारा कैपेसिटी उससे ऊपर नहीं बना सकते। ये लाइन इसके लिए लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी 2,500 यूनिट है टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी, और बाहर डिमांड 3,000 का, तो लोग सोचेंगे 3,000 बढ़ा देते ना, 3,000 कैसे बढ़ा पाओगे, कैपेसिटी 2,500 का और ऑलरेडी 100% कैपेसिटी पे यूज करा, तो नहीं बढ़ा सकते, तो ये लिखा हुआ। प्रोडक्ट एक्स कैन बी यूज्ड एज एन इनपुट मटेरियल फॉर वाई, देखो लिख दिया, एंड जेड। तो प्रोडक्ट एक्स को वाई और जेड में इनपुट, मतलब प्रोडक्ट वाई एंड जेड में इनपुट की जरूरत पड़ेगी प्रोडक्ट एक्स की, ठीक है। वाई बनाते समय एक्स एज एन इनपुट यूज होगा, जेड बनाते समय एक्स एज एन इनपुट यूज होगा, ठीक है। प्रोडक्ट एक्स इज अवेलेबल इन द मार्केट एट ₹30 पर यूनिट, प्रोडक्ट एक्स जो है मार्केट में 30 रुपए में बिकता है, 30 रुपए में बिकता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 30 रुपए में बिकता है, सेलिंग प्राइस टू एक्सटर्नल कस्टमर 30 रुपए में बिकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Each unit of y and z need 1 unit of x as their input material, हर एक y यूनिट बनने के लिए हर एक x यूनिट की जरूरत पड़ती है। एक यूनिट y का बना रहे तो उसमें 1 यूनिट ऑफ x भी लगेगा, मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो 4,000 यूनिट बनेगा y को, तो 4,000 यूनिट ऑफ x भी लगेगा, हाँ बराबर, बच्चा यही बोल रहा है। z अगर यूनिट बनाते इसमें अगर 2,500 यूनिट z का बना तो 2,500 यूनिट x का भी लगेगा, ऐसा बात है, ठीक है। हर एक यूनिट बनाने के लिए z का और y के हर एक यूनिट ऑफ x लगेगा, ठीक है, ऐसा ये लाइन कहना चाह रहा है, ठीक है। ईच यूनिट ऑफ y गेट y into x as an input, ठीक है। आगे X सप्लाइज द प्रोडक्ट विदाउट एनी डिफेक्ट, X जो है अपना प्रोडक्ट X, यार क्यों ये लोग इतना कंफ्यूज करते हैं। X जो ये प्रोडक्ट बेच रहा है, कौन बेच रहा है, डिवीजन ए बेच रहा है, तो डिवीजन ए सप्लाई करेगा ना, डिवीजन ए सप्लाइज द प्रोडक्ट X विदाउट एनी डिफेक्ट, ऐसा लिखना चाहिए, हाँ खा के क्वेश्चन बनाए। एरर फ्री फॉर डायरेक्ट यूज एट शॉप फ्लोर विदाउट एनी फर्दर क्वालिटी, क्या लिखा, क्वालिटी इंस्पेक्शन टू Y एंड Z, ठीक है। इफ Y गेट्स ट्रांसफर ऑफ मटेरियल X
क्या कौन सा इफ वाई गेट्स ट्रांसफर ऑफ मटेरियल एक्स फ्रॉम एक्स इट कैन बी डायरेक्टली यूज, बोल रहा है क्या बोलना चाह रहा है कि वाई जो है ना, वाई मतलब जो डिपार्टमेंट बी है, डिपार्टमेंट जो वाई बना रही है, उनको अगर एक्स से प्रोडक्ट मिलता है ना, एक्स अगर उनको बेचता है तो वाई को देखो, डिपार्टमेंट भी जो वाई बना रही है हर एक वाई प्रोडक्ट के लिए 1 यूनिट ऑफ एक्स लग रहा है। तो जब अगर हम लोग अगर डिपार्टमेंट ए से लेते हैं ना, मतलब एक्स डायरेक्ट ले लेते हैं ना डायरेक्ट, तो हमारा वो डायरेक्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। कोई हमको मतलब वो अच्छा प्रोडक्ट दे रहा है ना, क्वालिटी ऑफ गुड्स दे रहा है, वही बोल रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर हम लोग बाय खरीदते हैं बाहर से, अगर वाई देखो, वाई डिपार्टमेंट बी जो वाई बना रही प्रोडक्ट, उसको एक्स प्रोडक्ट की जरूरत है, लेकिन वो एक्स प्रोडक्ट डिपार्टमेंट ए से भी ले सकता है जो एक्स खुद बना रहा है, या तो फिर बाहर से भी ले सकता है। लेकिन अगर डिपार्टमेंट ए से लेगा, मतलब एक्स से लेगा, ऐसा इन लोग को क्वेश्चन है, मतलब फालतू क्या लिखते हैं। तो अगर डिपार्टमेंट ए से ले रहा है, ठीक है, एक्स, तो वो डायरेक्ट यूज कर सकता है, कोई तकलीफ की बात नहीं। लेकिन अगर वो बाहर से ले रहा है, अगर कोई वेंडर ले रहा है, तो इट हैज टू पे 30 प्लस क्वालिटी इंस्पेक्शन चार्जेस ऑफ 2 रुपीज, तो 2 रुपए और एक्स्ट्रा भी देना, 30 रुपए देना पड़ेगा, 2 रुपए और, मतलब 32 रुपए देना पड़ेगा। तो मुझे बताओ, वाई जो बना रही है डिपार्टमेंट बी, जो वाई बना रही है, वो सीधा सीधा चुपचाप आज बिना कोई टेंशन के वो एक्स से माल खरीद लेगी नहीं, मतलब ए से, डिपार्टमेंट ए से माल खरीद लेगी कि नहीं, एक्स यूनिट एक्स खरीद लेगी नहीं, खरीद लेगी। क्यों खरीद लेगी ना, 30 रुपए में, क्योंकि बाहर से लेगी तो 30 रुपया देना पड़ेगा, 2 रुपए चेकिंग का भी देना पड़ेगा, गुड्स अच्छा है कि नहीं अच्छा है। इससे अच्छा डायरेक्ट ले लो अपने इंटरनल डिवीजन से, डिवीजन ए से, जो कि तुमको क्वालिटी वाला गुड्स दे रही है, डिफेक्ट फ्री गुड्स दे रही है, तुम डायरेक्ट यूज भी कर सकते हो, तो वहां से लेना चुपचाप, क्यों इतना मगजमारी कर रहे हो। और तुम्हारा 30 रुपया ही लगेगा, ठीक है, और बाहर चलेंगे तो 32। तो वाई डिपार्टमेंट जो बी है, जो वाई बना रही है, वो चुपचाप 30 रुपया देने के लिए रेडी हो जाएगी। यस सर, रेडी हो जाएगी। आगे बढ़ते, जेड गेट्स मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड वेंडर 30 रुपीज, बाहर से जेड जो है, जो बना रही है डिपार्टमेंट जो सी है, वो जो जेड बना रहा है, ठीक है, वो बाहर से ले सकता है प्रोडक्ट 30 रुपए में, ठीक है। आगे, इफ इट बायस फ्रॉम एक्स, अगर वो एक्स से लेती है, मतलब डिपार्टमेंट ए से लेती है, जो क्वेश्चन ऐसा लिखा है ना ये लोग ने, डिपार्टमेंट ए बना रहा है ना एक्स, तो बायस फ्रॉम एक्स क्या होता है, बाय फ्रॉम ए ना, ए से खरीद रही है ना। इफ इट बायस फ्रॉम ए, इट हैज टू स्लाइटली अल्टर द प्रोडक्ट एक्स, हाँ प्रोडक्ट एक्स विच विल कॉस्ट 3 रुपीज एज ऑल्टरनेटिव कॉस्ट। मतलब क्या बोल रहा है, सिंपल, मैं तुमको बताता हूँ। देखो इधर देखो, वाई के पास 2 ऑप्शन है, एक वेंडर से, वाई के पास नहीं, बी के पास, जो कि वाई बना रहा है, ठीक है, 2 ऑप्शन है, वेंडर से लो, बाहर से ले लो, कितने रुपए में, 30 रुपए में, या तो 30 रुपए प्लस 2 रुपए इंस्पेक्शन चार्ज, मतलब 32 में, या तो डिपार्टमेंट ए से ले लो, एक्स एक्स यूनिट, ठीक है, 30 रुपए में, ठीक है, डिपार्टमेंट एक्स यूनिट 30 रुपए में बेचता है। अब डिपार्टमेंट सी जो कि जेड बना रही है, उसको भी एक्स की जरूरत है, वो भी बाहर से ले सकता है, वेंडर से, ये 30 रुपए में ले सकता है, ठीक है। और डिपार्टमेंट ए से भी ले सकता है, कि जो कि एक्स बना रहा है, कितने रुपीज में, 30 रुपए में। लेकिन 30 रुपए में लेने के बाद उसको 3 रुपए का ऑल्टरेशन कॉस्ट में लगाना पड़ेगा। देखो ना यहाँ पे, विच विल कॉस्ट 3 रुपीज ऑल्टरेशन कॉस्ट। इट देखो, इफ इट बाय फ्रॉम एक्स, it has to slightly alter the product x which will cost 3 as alteration cost, मतलब 30 प्लस 3 33 लगेगा, इतना लग रहा है, इतना लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अब मुझे बताओ, सी डिवीजन डिपार्टमेंट ए को, डिपार्टमेंट इंटरनल डिपार्टमेंट इंटरनल खरीदेगा, कितना उसको मैक्सिमम देगा, कितना मैक्सिमम देगा मुझे बताओ, 3 रुपए तो उसको ऑल्टरेशन ही लग रहा है। और वो मैक्सिमम देखो, बाहर से जितना में खरीद रहा है, 30 रुपए बाहर से खरीद रहा है, 30 रुपए ज्यादा उसके जेब से जाना नहीं चाहिए, 30 रुपए से ज्यादा उसके जेब से जाना नहीं चाहिए। डिपार्टमेंट सी जो कि जेड प्रोडक्ट बना रही है, वो बाहर से भी ले सकती है 30 रुपए में, तो क्या वो 30 से ज्यादा देना चाहेगी, नहीं देना चाहेगी। और अगर इंटरनली खरीद रही है तो 30 रुपए से खरीद, 30 रुपए में खरीदेगी, 3 रुपए ऑल्टरेशन का भी लगेगा, 3 रुपए ऑल्टरेशन का भी लगेगा, 33 लगेगा। तो वो क्या बोलेगा मालूम है, वो बोलेगा इंटरनल डिवीजन को, डिवीजन ए को बोलेगा, देखो मैं ना 3 रुपए मेरा खर्चा लग रहा है एक्स्ट्रा, तुमसे अगर ले रहा हूँ तो इंटरनल डिवीजन ए तुमसे ले रहा हूँ ना, 3 रुपए एक्स्ट्रा लग रहा है, और मैं बाहर से 30 रुपए में ले सकता हूँ, तो मैं तुमको ना 27 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगा। क्योंकि जब मैं तुमको 27 रुपया दूंगा और 3 रुपए और एक्स्ट्रा खर्चा करूंगा, तो जाके वो प्रोडक्ट मेरे काम की चीज, काम की आएगी, प्रोडक्ट एक्स मेरा काम का आएगा, और 30 रुपया मेरा टोटल खर्चा हो गया रहेगा। तो 30 रुपए तो मैं बाहर से भी ले रहा हूँ, तुमको 30 दे दूं और 3 रुपए और खर्चा करूं, 33 रुपया खर्चा हो जाना, मैं तुमको 27 से ज्यादा नहीं दूंगा। सिंपल यही बात बोलोगे कि नहीं बोलोगे मुझे बताओ। आप डिवीजन सी में काम करते हो, आप प्रोडक्ट जेड बनाते हो, आपके पास 2 ऑप्शन है, बाहर से ले लो 30 रुपए में प्रोडक्ट एक्स को, या तो इंटरनली अपने डिवीजन से ले लो, डिवीजन ए से प्रोडक्ट एक्स को
एट 30 रुपीज प्लस 3 रुपए और चार्जेस लगेगा 33 रुपीज। तो आप डिवीजन ए को क्या बात करके आओगे, मुझे बताओ क्या बोलोगे जाके डिवीजन ए को? डिवीजन ए को ये बोलोगे ना, वो डिवीजन है, मैं तुमसे अगर एक्स प्रोडक्ट लेता हूँ तो 3 रुपए एक्स्ट्रा खर्चा लगता है, और मैं बाहर से खरीद रहा हूँ तो 30 रुपए में खरीद ले रहा हूँ, तो मैं तुमको 27 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि 27 रुपए में तुमसे लूं और प्लस 3 रुपए और खर्चा करूँ अल्ट्रेशन का, तो टोटल 30 रुपीज का मेरा खर्चा हो गया। और 30 रुपीज से तो मैं ज्यादा देने वाला नहीं, क्योंकि बाहर भी 30 रुपए मिल रहा है, तो मैक्सिमम मैं आपको 27 रुपए दूंगा। अगर मैं आपको 28 भी दे देता हूँ तो 3 रुपए अल्ट्रेशन 31 हो गया मेरा कॉस्ट। मैं नहीं 31 दे रहा हूँ, 30 का मैं नहीं दे रहा हूँ, तो 30 माइनस 3 रुपए तुम्हारा अल्ट्रेशन कॉस्ट, तो उसको 27 दे दो बस। 27 से ज्यादा आप दोगे कि नहीं दोगे? नहीं दोगे, आप डिसाइड कर लिया 27 रुपए, ठीक है। तो डिवीजन सी जो है वो खरीदेगा डिवीजन ए से प्रोडक्ट एक्स एट अ प्राइस ऑफ 27 रुपीज एट इंटरनल डिवीजन ट्रांसफर ऑफ प्राइस ऑफ 27 रुपीज। ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होगा? 27 रुपीज, ठीक है। और डिवीजन बी कितने में खरीद सकता है? 30 रुपीज में खरीद सकता है, बराबर। अभी तक तो ये बात सही थी, लेकिन जब आयशा ने एक लाइन डाल दी ना तो बात चेंज हो गई। आगे देखो, यहाँ पे देखो, एक्स वांट टू फिक्स यूनिफॉर्म ट्रांसफर प्राइस। एक्स ने डिवीजन ए, एक्स क्या प्रोडक्ट ट्रांसफर प्राइसिंग डिसाइड करेगा, प्रोडक्ट का ट्रांसफर प्राइसिंग डिसाइड होगा, डिवीजन ए आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन में फ्रेमिंग थोड़ा उल्टा सीधा कर दिया, ठीक है। प्रोडक्ट डिवीजन की जगह प्रोडक्ट का नाम यूज कर, आगे ही प्रोडक्ट की लगा है, क्या बोलेगा भैया? तो एक्स वांट्स टू फिक्स यूनिफॉर्म ट्रांसफर प्राइस फॉर बोथ वाई एंड जेड। बोल रहा है वाई एंड जेड दोनों के लिए मैं एक ही ट्रांसफर प्राइसिंग डिसाइड करूंगा, दोनों के लिए अलग अलग ट्रांसफर प्राइसिंग नहीं देगा। मतलब वाई को मैं बेचूं 30 रुपए में, मेरे ही घर का आदमी, मतलब डिवीजन बी को और डिवीजन सी को मैं बेचूं 27 रुपए में, मेरे ही घर का आदमी। फिर एक दूसरे से बात कर लेंगे, डिवीजन सी बोलेगा मुझे तो 27 रुपए में देता है डिवीजन है, और मुझे तुमको डिवीजन बी तुमको तो 30 रुपए में देता है। गलत बात है, गलत बात है। तो इसके लिए यूनिफॉर्म ट्रांसफर प्राइसिंग डिसाइड करो। तो मुझे बताओ यूनिफॉर्म ट्रांसफर प्राइसिंग डिसाइड करते समय क्या सोचा जाएगा कि कौन कितना दे रहा है। अब मुझे बताओ, जब बी 30 रुपया देने को रेडी, तो क्या डिवीजन सी भी 30 रुपया देने के लिए रेडी हो जाएगा? नहीं, डिवीजन सी तो बोलेगा 27 ज्यादा तो मैं दूंगा नहीं। तो क्या करना पड़ेगा डिवीजन को? थोड़ा रो रो के थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा। डिवीजन बी को बोलेगा चल भाई तू भी बेनिफिट ले, तू भी 30-27 रुपये में ले। यही बोलेगा कि नहीं बोलेगा? यही बोलेगा ना। जो मॉड्यूल में क्वेश्चन है उसमें ये लाइन नहीं लिखी यूनिफॉर्म ट्रांसफर प्राइसिंग, तो जब वहां पे यूनिफॉर्म ट्रांसफर प्राइसिंग नहीं लिखा हुआ ना, ये लाइन ही था, एक लाइन जिससे पूरा आंसर चेंज हो गया था। तो वहां पे यूनिफॉर्म ट्रांसफर, वहां पे तो हम दो लेते, बी के लिए अलग ट्रांसफर प्राइसिंग लेते, सी के लिए अलग ट्रांसफर प्राइसिंग लेते। लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे दोनों के लिए सेम ट्रांसफर प्राइसिंग लेना पड़ेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में बस हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। चलो, दिस प्राइस विल बी डिविजन ट्रांसफर प्राइस ओनली, इट हैज नथिंग टू डू विद द आउटसाइड सेल्स। कुछ लेना देना नहीं बाहर के सेल्स के, इंटरनल डिविजन ट्रांसफर है, ठीक है। चलो अब आते हैं मेन, हम लोग गेम खेलते हैं, ठीक है। आगे तो डिवीजन ए है, डिवीजन ए है, ये प्रोडक्ट बना रहा है एक्स, ठीक है। डिवीजन बी है, ये प्रोडक्ट बना रहा है वाई, और डिवीजन सी है, ये प्रोडक्ट बना रही है जेड, ठीक है। अब आ गया डिवीजन ए के पास तो 3 ऑप्शन है, या तो एक्सटर्नल मार्केट में बेच देंगे। डिवीजन ए के पास 3 ऑप्शन है, क्या क्या ऑप्शन है बताओ? बताओ। एक्सटर्नल मार्केट में बेचेगा, या तो डिवीजन ए को बेचेगा, या डिवीजन बी को बेचेगा, या तो डिवीजन सी को बेचेगा, ठीक है। 3 ऑप्शन है इसके पास, डिवीजन ए को बेचेगा, डिवीजन सी को बेचेगा, ठीक है। डिवीजन बी के पास क्या ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है, या तो एक्सटर्नल मार्केट से माल खरीदे जाके, जो एक्स प्रोडक्ट एक्स चाहिए ना इनको, या तो बाहर से खरीदे, बेचेंगे तो बाहर ही, बेचेंगे तो बाहर ही, लेकिन खरीदने के लिए 2 ऑप्शन है। चाहिए ना इनको एक्स, या तो एक्सटर्नल मार्केट से खरीदे, या तो फिर एक्सटर्नल मार्केट मतलब वेंडर से खरीदे, परचेस फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से खरीदे, या तो फिर इंटरनल खरीदे, ठीक है। इंटरनल खरीदे, इंटरनल फ्रॉम डिवीजन ए से खरीदे। वैसे ही इनके पास भी 2 ऑप्शन है, डिवीजन जेड के पास भी 2 ऑप्शन है, तो ये भी यही कर सकते हैं। चलो, कितना समझ में आता है?
चलो अब आ जाओ, करते हैं गेम शुरू। ठीक है, चलो सेलिंग प्राइस, एक और डंडी खींच देते हैं। चलो सेलिंग प्राइस, अगर डिवीजन ए बाहर बेचता है मार्केट में तो कितने रुपए में बेचेगा? 30 रुपए में बेचेगा। तो यस, बाहर अगर बेचेगा 30 रुपए में बेचेगा। और डिवीजन बी और डिवीजन सी को बेच रहा है तो कितने रुपए में बेच रहा है? हमने अभी अभी डिसाइड किया कितने रुपए में बेचेगा। कितने रुपए में बेचेगा बताओ बताओ जल्दी बताओ, कितने रुपए में बेचेगा? हमने डिसाइड किया ना 27 रुपए में बेचेगा, क्योंकि 27 रुपए में डिवीजन सी रेडी हुआ कि 27 से ज्यादा हो जाएगा नहीं, तो डिवीजन बी के लिए भी ऑटोमेटिकली 27 रुपए चार्ज होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म ट्रांसफर प्राइसिंग। ठीक है, तो ये आप लोग इंपॉर्टेंट याद रखो। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाओ डिवीजन बी, बाहर बेचे, दोनों ही केस में बाहर ही बेच रहा है ना। इंटरनल खरीदे कितने रुपए में बेचेगा? बाहर 83 रुपीज में बेचेगा, सेलिंग प्राइस इज 83 रुपीज। तो बाहर से इसके पास तो एक ही सेलिंग प्राइस है ना, एक ही सेलिंग प्राइस, बाहर ही बेचेगा 83 रुपीज में। इंटरनल खरीदे, डिवीजन ए से खरीदे या परचेस करे, परचेस करने यहाँ पे नीचे कॉस्ट अलग अलग आ जाएगा, ट्रांसफर प्राइसिंग वाला कॉस्ट। ठीक है, बस उसके लिए 2 कॉलम बनेगा। और जेड जो बाहर बेचेगा 90 रुपीज में बेचेगा। ठीक है, जेड बेचेगा तो 90 रुपीज में बेचेगा। अब आ जाओ वेरिएबल कॉस्ट ले लो। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट तो क्या क्या है वेरिएबल कॉस्ट? ये देखो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवर सब वेरिएबल कॉस्ट है। तो 10, 10 + 6 16 टू 18 रुपीज। ठीक है, तो मैंने 18 रुपीज यहाँ पे ले लिया, तो तीनों ही केस में 18 रुपीज ही है ना, वेरिएबल कॉस्ट थोड़ी चेंज होगा। डिवीजन बी का वेरिएबल कॉस्ट ले लो, 25 + 8 + 3 36 36। ठीक है, और वहां पे 35 + 10 45 + 4 49 49। ठीक है, अब आ जाओ ट्रांसफर प्राइसिंग वाला कॉस्ट, परचेज प्राइस, ट्रांसफर प्राइसिंग वाला कॉस्ट। तो ये इसके लिए तो कॉस्ट नहीं है ना, ये थोड़ी ना खरीद रहे, ये खरीद रहे, ये लोग खरीद रहे। तो डिवीजन भी अगर परचेज फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से अगर खरीदता है तो 30 रुपए का कॉस्ट लगता है। अगर डिवीजन भी बाहर से खरीदता है एक्स यूनिट, यूनिट एक्स को, तो कितना लगता है? 30 रुपए का कॉस्ट लगता है, बराबर। और अगर इंटरनली खरीदता है तो 27 रुपए मिल रहा है ना डिवीजन एक्स, डिवीजन ए से 27 रुपए। और डिवीजन जेड अगर बाहर से खरीदता है तो 30 रुपए में खरीदता है। और अगर डिवीजन जेड इंटरनली खरीदता है तो 27 रुपए में खरीदता है। इतना बस समझ में आया तो बोलो, चलते आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ट्रांसफर प्राइस, इसका नाम रख दो ट्रांसफर प्राइस एंड परचेज प्राइस, ट्रांसफर प्राइस एंड परचेज प्राइस। ठीक है, दोनों इसमें लिख दिया मैंने, एक ही साथ कर दिया। ठीक, अब और कुछ कॉस्ट है? नहीं, और कोई कॉस्ट नहीं, तो आ जाओ कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं। डिवीजन भी अगर बाहर से खरीदे तो 32 रुपया ना, यहाँ 32 रुपया आएगा ना, 32। चलो कॉन्ट्रीब्यूशन निकालो। 30 - 18 × 12, और यहाँ पे लिखो 27 - 18, तो तुम्हारा 9 रुपीज। यहाँ पे भी 9, 83 - 56 - 32। ठीक है, अरे 86 - 30, यहाँ पे थोड़ी ना, तो क्या ही चाहिए, कुछ तो होती है। 33 - 36 - 32, 15 रुपीज। और यहाँ पे करो 83 - 36 - 27, यहाँ पे 20 रुपीज। और यहाँ पे करो 90 - 49 - 30, 11 रुपया। 90 - 49 - 27, सेम ही है ना, 11 ही है ना। 90 - 49 - 27, 14। ये ना, अगर इंटरनल खरीद रहा है, इंटरनल अगर डिवीजन ऐसे खरीदा 27 रुपया, 3 रुपया और भी कॉस्ट लग रहा है ना इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन कराने का,
₹3 तो अभी आएगा ना ₹11। वही बोलो इसे कैसे मिस्टेक कैसे हो रहा है? 11 रुपीज ठीक है। ये हो गया तुम्हारा, ये बात समझ में आई? बताओ बताओ, ये समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। देखो डिवीजन है, अगर बाहर बेचेगा ₹30 में बेचेगा, ठीक है, और ₹27 अगर डिवीजन बी को बेचेगा और डिवीजन सी को बेचेगा तो ₹27। डिवीजन बी 83 83 दोनों केस में, ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट 36 36। बस ये है कि अगर परचेस करेगा वो आउटसाइड बाहर से खरीद रहा है तो ₹32 लग रहा था, ठीक है, देखो ना, बाहर से खरीदा तो ₹32 लगा, वेंडर से खरीद रहा है तो, और इंटरनली खरीद रहा है तो ₹27 डिसाइड होगा बिकॉज ऑफ डिवीजन सी, क्योंकि डिवीजन सी 27 ज्यादा नहीं देगा। और डिवीजन सी अगर बाहर से खरीद रहा है तो ₹30 उसको लग रहा था, और इंटरनली खरीद रहा है तो ₹27 लग रहा है प्लस ₹3 और इंस्पेक्शन लग रहा है तो ₹30 यहाँ भी लग रहा है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा। तो कॉन्ट्रीब्यूशन देखो, डिवीजन ए को सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन जब बाहर बेच रहा है तो, और अंदर बेच रहा है तो देखो ₹3 कम बेच रहा था ना, ₹3 उसका कॉन्ट्रीब्यूशन डाउन हो गया। डिवीजन बी अगर बाहर बेच रहा है तो मतलब बाहर से अगर खरीद रहा है, इनपुट अगर बाहर से खरीद रहा है तो ₹15 आ रहा है, और अगर इंटरनली तो ₹20 आ रहा है, तो इंटरनली खरीदना चाहिए ना डिवीजन बी को, तो डिवीजन बी को तो इंटरनल खरीदना चाहिए। और डिवीजन जेड को दोनों केस में सेम आ रहा है, क्योंकि दोनों केस में उसका इंटरनल ट्रांसफर प्राइसिंग जो है सेम है, परचेस कॉस्ट सेम आ रहा है, ठीक है, उसी ने तो कम करवाया 27 बोला, क्योंकि ₹3 और एक्स्ट्रा आ गया तो ₹30 इक्वल हो गया, ठीक है। अब आ जाओ इसमें कहना रिकमेंड द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर कंपनी एज अ होल एंड डिवीजन के लिए भी, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, पहली बात तो इनका जो कैपेसिटी वो बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए? देखो सिंपल सी बात है, कैपेसिटी के ऊपर बात करते हैं। अभी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी इनका मैंने यहाँ पे लिखा था, देखो यहाँ पे 9000 है, 4000 है, 2500, ठीक है, ये एग्जिस्टिंग कैपेसिटी, तो इसको मैं यहाँ पे एक बार ले लेता हूँ नीचे। देखो तो मैं एग्जिस्टिंग कैपेसिटी अगर मैं यहाँ पे लिखूँ मेरा, तो ये मेरा है अभी यहाँ पे 9000 4000 2500, ठीक है। अगर मैं इसका इसका कैपेसिटी अगर मैं इंक्रीज करूँ, इफ कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग कैपेसिटी, कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग कैपेसिटी, कैपेसिटी अगर मैं इंक्रीज करूँ तो कितना कॉस्ट लगेगा? देखो 60% है अभी, मतलब 15,000 का 60% 9,000 यूनिट्स है, और मैं 40% और एक्स्ट्रा बढ़ा दूं, 40% एक्स्ट्रा और बढ़ा दूं, मतलब टोटल पूरा का पूरा 15,000 यूनिट्स में अगर बनाना चालू कर दूं, पूरा 15,000 यूनिट्स अगर मैं बनाना चालू कर दूं तो क्या होगा? तो हर एक 10% इंक्रीज के लिए यूज एवरी 10% ऑफ द आइडल प्रोडक्शन की कैपेसिटी अगर तुम इंक्रीज करो तो कंपनी हैज टू इनकर एडिशनल फिक्स कॉस्ट ऑफ 9,000 फॉर यूजिंग एवरी 10% ऑफ आइडल कैपेसिटी, तो ₹9,000 एक्स्ट्रा लगेगा। तो 40% के लिए कितना लगेगा बताओ? 10% के लिए ₹9,000 का खर्चा लग रहा है, तो 40% के लिए कितना खर्चा लगेगा बताओ? 36,000 बराबर। 9,000 इंटू 40 डिवाइड बाय 10 करो ना, 9,000 इंटू 40 डिवाइड बाय 10 ऐसा करो, कैलसी में आ जाएगा 36,000, ठीक है। तो 40% के लिए मैंने बढ़ाया तो 36,000 का कॉस्ट लगा, ठीक है। ये आया मेरा 9,000 इंटू 4 करके, ठीक है, ये आ गया समझ में। तो 36,000 का मेरा कॉस्ट लगा, ये मेरा इसमें आ रहा, ठीक है। अब वाई में आते, वाई में बताओ 20% है, 80% अभी तो यूज करो, 20% और बढ़ाऊंगा तो 20% के लिए कितना खर्चा लगेगा? 18,000 का। कैसे? 9,000 फॉर एवरी 10%, तो 20% मतलब 2 बार, ठीक है, तो 18,000 का मेरा खर्चा लगेगा। और जेड तो ऑलरेडी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो नो एक्सपांड, इसमें एक्सपांड नहीं करूंगा। अब मैं एक्सपांड इसमें कब करूंगा? इसमें नो एक्सपेंस, ठीक है, नो एक्सपेंस, कोई खर्चा नहीं लगने वाला, नो कॉस्ट, नो कॉस्ट, ठीक है। अभी कैपेसिटी इतना इंक्रीज तो कर दिया, अब इंक्रीज करके कुछ मतलब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इंक्रीज करके मेरे को उसका बेनिफिट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो देखो इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन अब कितना बढ़ेगा? देखो जब मैं 9,000 यूनिट था तो 9,000 की तो बात छोड़ो, और 4,000 यूनिट मैंने बढ़ा दिया, 4,000 यूनिट मैंने और बढ़ा दिया ना, सॉरी 6,000 यूनिट मैंने और बढ़ा दिया। पहले 9,000 था, अब 15,000 का 40% और बढ़ दिया, 15,000 का 40% तो 4,000 यूनिट, ठीक है, सॉरी 6,000 यूनिट, ठीक है। अब 6,000 यूनिट मैं बाहर क्या करूंगा? बेच पाऊंगा। देखो पहले मैं क्या करता था, पहले मैं 15,000 यूनिट्स, अभी देखो अभी मैं पूरा 15,000 यूनिट्स बना रहा हूँ, मैं एक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब डिवीजन ए की बात कर रहा हूँ, डिवीजन ए की बात कर रहा हूँ। 15,000 यूनिट्स अब मैं पूरा बना रहा हूँ, ठीक है, 15,000 यूनिट्स में पहले पूरा बना रहा हूँ। पहले मैं 7,500 यूनिट्स बनाता था, ठीक है, 7,500 बनाता था नहीं, 9,000 बनाता था, मैं 9,000 यूनिट्स बनाता था।
अब मैं 6,000 और बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा? बराबर, ये 40% है और ये 60% है, ठीक है। पहले 60 इतना ही बनाता था, तो 9,000 में क्या करता था, 7,500 पहले पूरा मार्केट में फुलफिल कर देता था डिमांड। 7,500, देखो ना मार्केट में 7,500 डिमांड था, ठीक है। और जो बचा हुआ 1,500 था, बचा हुआ कितना, 1,500 वो इंटरनल ट्रांसफर कर देता था, इंटरनल ट्रांसफर कर देता था, ठीक है। 1,500 में इंटरनल ट्रांसफर करता था। आप किसको करता था, डिवीजन बी को करता था, सी करता था, वो देखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों को 27 पे बेच रहा हूँ, किसी को भी करो एक ही बात है। तो 1,500 में ट्रांसफर कर देता था, ठीक है। अब ये 6,000 और जो बचा है वो भी मैं इंटरनल ट्रांसफर करूंगा। अब आप बोलो सर इंटरनल ट्रांसफर इतना जरूरत है भी कि नहीं है? टोटल इंटरनल ट्रांसफर कितना करो, 7,500 यूनिट्स। अब मुझे बताओ 7,500 यूनिट्स की इंटरनल ट्रांसफर की जरूरत है कि नहीं? वाई वाई जो है अपना अगर पूरा 5,000 यूनिट्स बनाना चालू कर देगा, देखो यहाँ पे वाई पूरा 5,000 यूनिट्स अगर बनाना चालू कर देगा, टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी 5,000 है, तो वाई का एक्सपांड जब करेंगे, अभी तो 4,000 है, अभी वाई कितना 4,000 ही बना रहे हैं, तो वाई का भी तो एक्सपांड कर ही रहा हूँ ना मैं। वाई का भी देखो 20% एक्सपांड कर रहा हूँ, 18,000 का खर्चा लग रहा है ना, फॉर एवरी 10% 9,000 का खर्चा, तो वाई का भी तो एक्सपांड कर रहा हूँ। तो जब वाई का एक्सपांड करूंगा तो वाई 5,000 यूनिट बनाने लग जाएगा, और वाई को 5,000 एक्स की भी जरूरत पड़ेगी। तो इस जो बचे हुए 7,500 है, उसमें से मैं 5,000 तो वाई को दे दूंगा, और जो बचा 2,500 है वो मैं जेड को दे दूंगा, मतलब सी को, डिवीजन सी को दे दूंगा जो कि जेड बना रही है, और डिवीजन बी को दे दूंगा जो कि वाई बना रहा है। बराबर, तो ये हो गया शॉर्ट, पूरा 5,000 15,000 यूनिट पूरा फुलफिल हो गया। बराबर, पूरा फुलफिल हो गया। तो क्या ये जो 6,000 यूनिट एक्स्ट्रा मैं बना रहा हूँ, इसको इंटरनल ट्रांसफर करूंगा तो मुझे कंट्रीब्यूशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मैं कमाऊंगा कि नहीं? कुछ कमाऊंगा ना। इंटरनल ट्रांसफर करने से, देखो डिवीजन बी डिवीजन सी, इसको इंटरनल ट्रांसफर करने से 9 रुपए का बेनिफिट हो रहा है। तो मुझे बताओ बेनिफिट कितना होगा इस 6,000 यूनिट को बनाने से? एवरी 6,000 के एक यूनिट के पीछे 9 रुपए का बेनिफिट होगा, मतलब 54,000 का बेनिफिट होगा। बराबर, तो नेट गेन कितना होगा? नेट गेन कितना होगा? 54,000 माइनस 36,000 का कॉस्ट लग रहा है, 18,000 का मुझे बेनिफिट होगा। तो क्या मुझे इसको एक्सपांड करना चाहिए, हरी झंडी दे देनी चाहिए? यस, एक्सपांड कर दो इसको, क्योंकि मेरा नेट मुझे बेनिफिट हो रहा है, एक्सपांड कर दो। अब आ जाओ इसके ऊपर, ठीक है। अभी तक मैं एक्स जो वाई जो है, प्रोडक्ट वाई जो है वो 5,000 नहीं बनाता, 5,000 का कितना परसेंट यूज कर रहा था, 80%, 4,000 यूनिट बना रहा था। क्या मैं 5,000 यूनिट बना सकता हूँ? हाँ बना सकता हूँ। तो 5,000 जब पूरा बना पाऊंगा तो क्या मेरा डिमांड भी है 5,000 यूनिट का? हाँ है ना, 5,000 यूनिट का डिमांड। तो क्या 1,000 यूनिट जो मैं एक्स्ट्रा बना रहा हूँ उसके पीछे मैं कॉन्ट्रीब्यूशन कमाऊंगा? कितना कमाऊंगा? देखो बाहर बेचूंगा, अगर इंटरनल डिवीजन से अगर खरीदूंगा तो मैं मैक्सिमम तो मैं 20 रुपीज कमा रहा हूँ ना, ये कॉन्ट्रीब्यूशन में लूंगा ना। ये क्यों लूंगा? ये तो नहीं लेना चाहिए। क्यों? मैं बाहर से खरीद रहा हूँ, क्या माल नहीं खरीद रहा हूँ बाहर से? जब मुझे इंटरनली सस्ता मिल रहा है, जब मुझे इंटरनली सस्ता मिल रहा है यूनिट एक्स डिवीजन ए से 27 रुपए में, तो बाहर क्यों खरीदूंगा? बाहर से कॉन्ट्रीब्यूशन, बाहर से खरीदूंगा कॉन्ट्रीब्यूशन कम मिल रहा है, ठीक है। तो इंटरनल ये मेरा सिलेक्ट हुआ कि मैं इंटरनल डिवीजन ए से माल खरीदूंगा, तभी तो डिवीजन ए का भी एक्सपांड करने का मतलब है पूरा पूरा ट्रांसफर हो रहा है ना, पूरा 7,500 जो बचा हुआ ट्रांसफर हो रहा है ना डिवीजन बी और सी को। तो मैं कितना कॉन्ट्रीब्यूशन कमाऊंगा? 20 रुपए कमाऊंगा। तो क्या मैं 1,000 यूनिट जो एक्स्ट्रा बना रहा हूँ, क्या मैं जो 1,000 यूनिट एक्स्ट्रा बना रहा हूँ उसके पीछे मैं 20,000 नहीं कमा पाऊंगा? कितना कमा पाऊंगा? 20,000, 20 रुपए पर यूनिट। तो क्या यहाँ पे मुझे बेनिफिट होगा 2,000 का एक्स्ट्रा? नेट इंक्रीमेंट होगा, नेट गेन होगा। तो इसको भी एक्सपांड करना चाहिए, और इसको तो नो एक्सपांड, क्योंकि करने का कुछ है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरा डिमांड 3,000 यूनिट्स करेगी, मेरा कैपेसिटी 2,500, तो इसको एक्सपांड नहीं कर सकते, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये हो गया मेरा एक्सपांड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है। अब लास्ट सिनारियो, बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगा? देखो, तो बेस्ट स्ट्रेटजी तो यही होगा डिवीजन ए के लिए। डिवीजन ए के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी तो ये होगा कि वो जो 15,000 यूनिट बनाएगा, उसमें से पहले पूरा का पूरा मार्केट में डिमांड फुलफिल कर देवे, पूरा का पूरा मार्केट में डिमांड फुलफिल कर देवे। और जब मार्केट में डिमांड फुलफिल करेगा तो 12 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा। और मार्केट में एक्सटर्नल डिमांड कितना है इसका? 7,500 यूनिट्स का मार्केट में डिमांड है। तो क्या ये 7,500 यूनिट्स के पीछे वो कितना रुपीस कमाएगा? कॉन्ट्रीब्यूशन कितना कमाएगा? 12 रुपए कमाएगा। तो क्या वो डिवीजन ए इसके ऊपर 12 रुपए कमाएगा कि नहीं कमाएगा? यस, इतना कमाएगा। अब क्यों 15,000 पूरा मैंने बना रहा हूँ ना, पूरा 100% बना रहा हूँ 15,000, क्योंकि मैंने चेक भी कर लिया एक्सपांड करना चाहिए नहीं करना चाहिए। 15,000 पूरा बना रहा हूँ। अब जो 5,000 यूनिट है ये मैंने एक्सटर्नल मार्केट में बेच दिया, ठीक है। रुक जाओ एक सेकंड,
ये मैंने एक्सटर्नल मार्केट में बेच दिया, और ये मैंने डिवीजन बी को बेचा, ठीक है, जो प्रोडक्ट वाई बना रही है। इससे मेरे को कितना रुपया मिल रहा है डिवीजन बी को बेचने से? देखो डिवीजन बी को बेचने से मुझे 9 रुपया मिल रहा है, और डिवीजन सी से भी 9 रुपया मिल रहा है, ठीक है, इससे 9 रुपया मिल रहा है, और डिवीजन सी से मुझे, सी को मैं 2500 यूनिट से बेच रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उसका कैपेसिटी 2500, 2500 इंटू 9 रुपीज। तो क्या मैं इतना कॉन्ट्रीब्यूट, क्योंकि देखो देखो 7500 प्लस 5000 प्लस 2500 हो गया 15000, बताओ 15000 हो गया। तो 7500 इंटू 12, मैं यहाँ पे कमा रहा हूँ 90,000 रुपीज, ठीक है। 5000 इंटू 9 45,000, और ये 2500 इंटू 9 22,500, 22,500, तो कितना हो गया ये 90,000 प्लस 45,000 प्लस 22,500, 1,57,500। इतना बात समझ में आता है। डिवीजन ए की बात होती है। अब डिवीजन बी की बात करते हैं। डिवीजन बी तो 5,000 यूनिट बनाएगा, पूरा का पूरा 5,000 यूनिट ना। अब तो हम लोग ने एक्सपांड कर दिया, 5,000 यूनिट बनाएगा, और हर एक यूनिट के पीछे वो 20-20 रुपया कमाएगा, ठीक है। इंटरनल डिवीजन से ज्यादा कमा रहा है, मतलब यूनिट जब बाहर से ना ले, हाँ अंदर से लेगा, ये बात समझो। डिवीजन बी तो 5,000 यूनिट बनाएगा और उसके पीछे 20-20 रुपया कमाएगा, तो कितना कमाएगा 1 लाख, 1 लाख कमाएगा, ये हो गया। और डिवीजन सी की बात करते हैं, 2,500 यूनिट्स बनाएगा, क्योंकि उसका कैपेसिटी उतना है, ठीक है, और हर एक यूनिट के पीछे 11 रुपया कमाएगा, कहीं से भी लेगा, ठीक है, बाकी दोनों केस में उसका सेम है। तो 2,500 इंटू 11 27,500, ठीक है। आइए मुझे बताओ टोटल ये लोग का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, ये तीनों ऐड कर दो। 2,85,000, ठीक है। और कोई कॉस्ट है क्या, कोई फिक्स कॉस्ट है क्या अलग से? नहीं है, नहीं, ये है ना फिक्स कॉस्ट। अरे कैपेसिटी इंक्रीज किया ना, ये कंट्रीब्यूशन का टाइम तो हम लोग ने थोड़ी ना फिक्स कॉस्ट दिया, तो कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई किया। अभी फिक्स कॉस्ट भी तो लेंगे, ये जो अलग से कैपेसिटी बढ़ा तो इंक्रीज किया ना कैपेसिटी, तो सब जगह फिक्स कॉस्ट कितना लगा था बढ़ाने का, कैपेसिटी बढ़ाने का? देखो यहाँ पे कॉस्ट था 36,000 एंड 18,000, तो ये मैंने यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे कॉस्ट फॉर इंक्रीजिंग कैपेसिटी, कितना है, ये दोनों ऐड कर दो, 36 एंड 18,000, चलो दोनों लिख देता हूँ, 36,000 एंड 18,000। ये तुमने डिवीजन ए का जो बढ़ाया था कैपेसिटी, और ये डिवीजन बी का कैपेसिटी बढ़ाया था, ठीक है। 36,000 माइनस 18,000, तुमको नेट प्रॉफिट हुआ तुमको 2,31,000 का, ठीक है, नेट गेन। ये तुम्हारा एज ए कंपनी तुमको नेट प्रॉफिट हुआ 2,31,000, ठीक है। ये भूलना मत, कॉस्ट फॉर इंक्रीजिंग कैपेसिटी अलग से खर्चा लगा ना। अरे तुम्हारा ये जो कंट्रीब्यूशन लिया 12,918, ये इसमें थोड़ी ना है, इसमें देखो ये है क्या, यहाँ पे कोई फिक्स कॉस्ट लिया हुआ है क्या? नहीं लिया हुआ है ना, यहाँ पे कोई फिक्स कॉस्ट, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो फिक्स कॉस्ट जो अलग से खर्चा हो तुम्हारा, वो अलग से खर्चा यहाँ पे लोगे, ठीक है। टोटल अर्निंग इतना होगा 2,85,000 का टोटल अर्निंग होगा, उसमें से 36 और 18 क्यों मैंने लेस किया? क्योंकि यहाँ पे टोटल कैपेसिटी लो ना 15,000, 5,000, 2,500, तो ये सब कैपेसिटी कैसे बढ़ गया? इतना थोड़ी ना था पहले। तो इतना कैपेसिटी बढ़ाने का खर्चा जो हुआ 36 और 8 कहाँ से लिया? ऊपर से लिया। ये 36 और 8 18,000, तो ये तुम वहां पे लोगे, ठीक है। तो ये कंपनी 2,31,000 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है तुम्हारा, तुमको बता देना, ठीक है। और अर्लियर देखो, अर्लियर अगर समझ लो कैपेसिटी नहीं बढ़ाता था, ठीक है, बिफोर की बात कर रहा हूँ। बिफोर क्या हो रहा था? बिफोर तो मैं कितना 6,000 यूनिट बना रहा था, इसका 9,000 यूनिट बना था, इसका 4,000, इसका 2,500, तो इसका तो 9,000 यूनिट बना रहा था, तो 9,000 में से 7,500 बाहर दे रहा था। देखो बिफोर क्या हो रहा था, 9,000 बना रहा था, लेकिन एक्चुअल डिमांड तो मैंने 7,500 था, अंदर तो मैं ट्रांसफर कर ही नहीं रहा था कुछ भी, ट्रांसफर की तो बात में है ना। तो 7,500 में पूरा का पूरा ट्रांसफर बाहर बेच रहा था,
तो बाकी का 2500 तो मेरा लैक्स हो जा रहा था। इसके पीछे मैं कितना कमा रहा था बताओ? इसके पीछे मैं 12 रुपया कमा रहा था। ये हो गया। और डिवीजन ए हो गया। अब बी की बात करें तो बी तो 4000 ही बना रहा था, 4000 बना रहा था ना, 60% कैपेसिटी पे काम कर रहा था। ये ना एग्जिस्टिंग कैपेसिटी 4000, और बाहर से ही ले रहा था माल, अंदर से ट्रांसफर ही नहीं कर रहा था ना, बाहर से ले रहा था 15 रुपया पे। तो इंटू फिफ्टीन 15 रुपया कमाएगा ना बाहर से अगर लेगा तो। तभी तो मैं इसका नहीं लिखा डिवीजन ए का कि अंदर कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा। सी तो पूरा 2500 बना रहा था, ठीक है। और ये बाहर से मिलेगा तो भी इसका 11 रुपये काट लेंगे। तो 7500 इंटू 12 90,000, 4000 इंटू 15 60,000, 2500 इंटू 11 27,500। और कोई एग्जिस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाए नहीं तो कहाँ से कॉस्ट और कुछ आने वाला नहीं। तो 1,77,500, ठीक है। तो बिफोर ये हो रहा था, ठीक है। बी बाहर से ले रहा था, सब कुछ बाहर से ले रहा था, 15 रुपया का, 15 रुपया का कॉन्ट्रीब्यूशन है। अगर बी परचेज फ्रॉम आउटसाइड तो 15 रुपया कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और सी बाहर से ले अंदर से ले 11 रुपये है। तो यहाँ पे इसका अर्निंग है, इसका अर्निंग है, ठीक है। और ए का कैपेसिटी तो था 9,000, लेकिन 5,500 बेच रहा था बाहर, अंदर कुछ नहीं कर रहा था। तो 90,000 का हो गया। तो बिफोर तो ये 1,77,500, और आफ्टर ये सब ट्रांसफर ट्रांसफर करो और फिर इसके बाद तुम्हारा कैपेसिटी बढ़ाओ, ये सब काम दाम करने के बाद टोटल प्रॉफिट 2,30,000 होना रहा, ठीक है। तो सबको बेनिफिट है, टोटल कंपनी को बेनिफिट हो गया। तो बिफोर एंड आफ्टर ये देखो, ठीक है। ये तुम्हारा आफ्टर, तो ये तुमको बेनिफिट दे रहा है, तो तुमने यहाँ पे कर दिया आफ्टर। तो ये देख लेना। तो तुमको यहाँ पे आफ्टर में बेनिफिट हो रहा है, तो तुमको क्या करना चाहिए, एक्सपांड एक्सपांड करना चाहिए, इंटरनल ट्रांसफर करना चाहिए और खुश रहना चाहिए, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके साथ हम लोग अभी एपिसोड 3 को बंद करते हैं और बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट एपिसोड में करते हैं, ठीक है। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।